हाँ, नीटेल्स का वेलवेटसिया भी एग्जाम्पल है नीटेल्स कार्डर का। टेरिडोफाइट में कौन है? टेरिडियम और सिलेजिनला ना, याद करिए, टेरिडियम और सिलेजिनला दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जहाँ पर वेसल्स पाए जाते हैं। और बाय रूल आप जानते हैं कि वेसल्स एब्सेंट होते हैं फ्रॉम टेरिडोफाइट। तो एब्सेंट होते हैं बात तो ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है वो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो आप याद रखिए एक्सेप्ट कौन है? टेरिडियम, टेरिडियम एंड सिलेजिनेला, ये भी आप जानते हैं टेरिडोफाइट ही है, लेकिन यहाँ पर ये वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के कुछ फैमिली में नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के कुछ फैमिली में नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट उसी कर लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है, आपने लिख लिया है कि नॉट फाउंड, नॉट फाउंड की बात हो रही है, तो आपने लिखा है थर्ड पे इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। जनरली आप जानते हैं कि एब्सेंट लिखा है ना, तो एंजियोस्पर्मिक प्रेजेंट होता है, तो कहाँ नहीं पाया जाता? ध्यान दीजिए, इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज लाइक, बताओ भाई, किसी को याद हो तो नाम बताओ, कहाँ कहाँ एब्सेंट कर दें? या नाम बताइए उन फैमिली का एंजियोस्पर्म के जहाँ पर वेसल नहीं पाए जाते हैं। जनरली हम कहते हैं वेसल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म की 3 फैमिली आपने पढ़ा होगा, कौन कौन सी? कोई बताएगा? विंटरेसी में नहीं पाया था, विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। एक्सेप्शन ढंग से आपको रटा होना चाहिए। ट्रोकोडेंड्रेसी में नहीं होता, टेट्रासेंट्रेसी में नहीं होता, और विंटरेसी में भी नहीं होता। सारे जगह तो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म में होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म में तो होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं आपका, नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक फैमिली लाइक विंटरेसी, मतलब यहाँ पे नहीं पाए जाते, टेट्रासेंट्रेसी में नहीं पाए जाते, और ट्रोकोडेंड्रेसी में भी नहीं पाए जाते। ये पॉइंट जो हमने लिखा है बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक चीज नमस्ते, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि वेसल्स नहीं पाए जाते, यानी वेसल्स फंडामेंटल नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ वेसल नहीं पाए जाते, तो जनरली कह देते हैं फ्रॉम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। कुछ टेरिडोफाइट्स भी याद रखिए हैं, जैसे आपने कहा टेरिडियम और सिलेजिनला टेरिडोफाइटा हैं, एज रूल यहाँ पे नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स वेसल्स आर प्रेजेंट या वेसल्स आर फाउंड। तो आप कहते हैं कि नहीं वेसल नहीं पाया जाता, ऐसा ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन अपना गलत है। ये जानिए ये दो चीज़ हमारी सही अब याद होनी चाहिए कि टेरिडियम और सिलेजिनला ये दो ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो अगेंस्ट द रूल हैं, यानी यहाँ वेसल्स पाए जाते हैं। और ऐसे जिम्नोस्पर्म में आप जानते हैं नीटेल्स आर्डर है, जहाँ पर नीटम और वेलवेटसिया दो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर वेसल्स पाए जाते हैं। जनरली कहते हैं जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, हम ऐसा लिखते हैं ना कि वेसल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन याद रखिए 3 फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर हैं तो एंजियोस्पर्म की ही, लेकिन यहाँ वेसल नहीं पाए जाते। ये फैमिली है विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। ये 3 फैमिली एंजियोस्पर्म की हैं जहाँ पर वेसल नहीं पाए जाते। आई थिंक अब आप कोई डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रैकिड पढ़ लिए, फाइबर पढ़ लिए और वेसल पढ़ लिए, तीनों का हमने इवोल्यूशन देख लिया, डिफरेंस देख लिया, सिमिलरिटी सब हम देख चुके हैं। और आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पलट के डाउट में पूछा नहीं, तो मैं आगे पढ़ ले रहा हूँ, हमने इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दिया, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम के 4 कंपोनेंट थे, वेसल्स, ट्रैकिड, फाइबर, 3 हो गया। 4th हम लोग ले रहे हैं, कौन सा है वो? जाइलम, पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा ना,
जाइलम पैरेन्काइमा और वुड पैरेन्काइमा हम लेने चल रहे हैं। तो 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम है हम लोग का है जाइलम पैरेन्काइमा और वुड पैरेन्काइमा। तो सिंपली इसको तो एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं कि दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स फाउंड इन जाइलम, यही ना, दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स फाउंड इन जाइलम, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि 4th जो कंपोनेंट ऑफ जाइलम है वो हम लोग का है जाइलम पैरेन्काइमा। कैसे कौन नाम है? वुड पैरेन्काइमा। हमने कल ही आपको बता दिया था कि सिंपल जो हमारे पैरेन्काइमा सेल्स हैं और इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सिंपल जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन होता है, मेनली आपने पढ़ा था ना, टू स्टोर द फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक टिश्यू। प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इज सिंपली टू स्टोर द फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ऐसा उनका होता है। फिर हम लोगों ने ढेर सारे उनके मॉडिफिकेशन पढ़े थे, याद करिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाकर के क्लोरेन्काइमा हो जाती हैं, एरेन्काइमा हो जाती हैं, आइडियोब्लास्ट हो जाती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोवाइड करती है, सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ की जो पैरेन्काइमा होती हैं, तो नॉर्मल पैरेन्काइमा में हमने कहा था कि वहाँ पे सिंपली वो थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग होती हैं और वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, हमने पहले पढ़ा था। यहाँ थोड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है और यहाँ पर पिट भी पाया जाता है, यही डिफरेंस है। तो नॉर्मल पैरेन्काइमा और जाइलम में जो पैरेन्काइमा बेसिक डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मल पैरेन्काइमा हैज ओनली प्राइमरी सेलोजिक सेल वॉल, बट इन केस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा देयर मे बी या देयर इज फाउंड मे बी नहीं, देयर इज फाउंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पाई जाती है और यहाँ पर पिट्स भी पाए जाते हैं। यानी अगर मैं यहाँ की बात लिखूँ, यहाँ कर लीजिएगा, ये कैसी होती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कि सेकेंडरी सेल वॉल में बी प्रेजेंट। और जब सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आप जानते हैं भी मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करने लग जाएगी। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देने लग जाएगी और साथ में हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल तो करेगी ही करेगी। तो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल भी करेगी और यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंडरी वॉल बनने के साथ ही क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आ जाएगी। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी इसका एक फंक्शन हो जाएगा। यानी जिस पैरेन्काइमा को हम सॉफ्ट एंड थिन टिश्यू कहते हैं, वीक टिश्यू कहते हैं, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, वो देख रहे हैं यहाँ पर इसका कुछ काम और भी हो जा रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल के बनते ही ये मैकेनिकल नेचर की हो जा रही है, स्ट्रांग नेचर की हो जा रही है और यहाँ पे स्टोरेज के साथ साथ हेल्पिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल के साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। यानी यहाँ पे इसके 3 फंक्शन हो गए। प्राइमरी फंक्शन तो अगेन वहाँ पर वही है, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक रेजिन, टैनिन, गम्स एंड ग्लू, ये सब रहेगा। अगला क्या है, टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स, वो हेल्प करेगी। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एक नई बात आ रही है जो पहले नहीं थी, कि जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी तो थिक वॉल्ड हो जाएंगी, यानी अब ये थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। और आप जानते हैं जो स्ट्रांग हो जाएगा वो मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही देगा ना, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी यहाँ की पैरेन्काइमा सेल देने लग जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी पूछ ले कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स एंड वुड पैरेन्काइमा, तो मेजर डिफरेंस आपका यही है कि नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स लैक सेकेंडरी सेल वॉल व्हाइल द सेकेंडरी सेल वॉल मे बी प्रेजेंट इन वुड पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। यही बात आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बात और अगर आप जान लीजिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर ये पैरेन्काइमा सेल वन अबव द अदर ऐसे अगर अरेंज है, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज है इस तरह से, तो इनका प्राइमरी फंक्शन है इन हेल्पिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर हेल्प करती है। लेकिन यही क्या होता है, याद रखिएगा, यही जब ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है इस तरह से पैरेलल लेयर के फॉर्म में इस तरह से, तब रेडियल डायरेक्शन में इनका वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन हो जाता है। इसको हम लोग फ्यूजिफॉर्म पैरेन्काइमा कहते भी हैं। ये फ्यूजिफॉर्म पैरेन्काइमा या रे पैरेन्काइमा कहलाती है। तो इस तरह से आप लिखिएगा कि जो जाइलम में पैरेन्काइमा होती है
अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अलाइंड है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइंड है, इनका फंक्शन क्या है, टू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन वर्टिकल डायरेक्शन along द वेस्कुलर सिलेंडर। लेकिन जब यही ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइंड होती हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में इनका हेल्प, इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल। तो इस तरह से याद रखिए, जो पैरेन्काइमा सेल्स या जो पैरेन्काइमा होती हैं वो वर्टिकल एंड रेडियल बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल करती हैं। हाँ, मतलब ठीक है आपने। तो आई थिंक कि अब इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें नई बात यही जाननी थी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पैरेन्काइमा एंड रूट पैरेन्काइमा, बाकी सब बात तो वही है, ठीक है। तो आई थिंक कि अब जो 4 टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। पहला कंपोनेंट क्या था हम लोग का, वेसल। सेकंड था हम लोग का ट्रैकिन, और थर्ड था हम लोग जाइलम फाइबर, और फोर्थ हम लोग का हो गया जाइलम या रूट पैरेन्काइमा। ठीक, इस 4 टाइप के कंपोनेंट्स इसके हैं। वेसल और ट्रैकिन में बहुत ही ढंग से हमने हर बात आपको बताया था, और आई थिंक आप लोग का क्लियर होगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक, रूल ये कहता है कि वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। आपने अभी एक्सेप्शन लिखे कि ये नहीं कुछ में पाया जाता है। अब फिर कह रहे हैं कि वेसल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में 3 फैमिली अभी आपने लिखा था, वो तीनों फैमिली नाम लिखा था, विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, जहाँ पर वेसल्स नहीं पाए जाते। इन एक्सेप्शंस को आप याद रखेंगे और जनरल कैरेक्टर याद रखें, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो अब तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। जाइलम का एक नाम आपने कहा था ना, हेड क्या होता है, हेड्रोम होता है ना, हेड्रोम, जाइलम का नाम हेड्रोम था। तो फ्लोएम स्टार्ट किया जाए। आप लोग अगर अपना सिलेबस जरा देख लीजिए, ऐसा सिलेबस अगर आप देखें तो सिंपली हिस्टोलॉजी लिख दिया गया और कुछ लिखा होगा नहीं है। एंजियोस्पर्म के एनाटॉमी में सिंपली हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है, अपना सिलेबस देख लीजिए आप लोग। और हिस्टोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है सिंपली इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो सही बात है कि आपको रूट, स्टेम और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, वही सिलेबस है इसका मतलब। लेकिन बिना इन सेल और टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसे? इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं सेल और टिश्यू से आते हैं, और हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी उनको आती है जिनको डिफरेंट टाइप के सेल टिश्यू आते हैं। तो इसीलिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तब फ्लोएम पे आप जल्दी समझते हैं, फ्लोएम कुछ है नहीं। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट आपको पता ही है। अब इसमें आवश्यक टाइम बहुत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जाइलम को जब डिटेल में पढ़ लिया तो फ्लोएम में कुछ बहुत इस तरह का नहीं है। 2 पॉइंट खाली स्पेशल है, वो आप जानते हैं। देखिए फ्लोएम में अगेन फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स, हम इसमें बात कर रहे हैं फ्लोएम की। अब फ्लोएम का फंक्शन आप जानते ही हैं। तो फ्लोएम को हम एक और नाम लेप्टॉम भी है, या बास्ट भी कहते हैं, लेप्टॉम को। तो फ्लोएम के 2 नाम और भी, लेप्टॉम एंड बास्ट, ठीक है ना। चलिए इसके कंपोनेंट सेल की बात करें, बहुत ईजी है, सबको पता है। पहला है सिव एलिमेंट। सिव एलिमेंट में कहीं आप बोलते हैं इसे सिव ट्यूब कह देते हैं, और कहीं पर आप इसको सिव सेल कह देते हैं। अभी देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सेकंड सबको पता है कंपेनियन सेल्स। थर्ड वही जो जाइलम में था, फाइबर, स्क्लेनकाइमेटस फाइबर। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप कि वही स्क्लेनकाइमेटस फाइबर अगर जाइलम में होगा तो उसको हम जाइलम फाइबर या वुड फाइबर कहेंगे, और वही फाइबर अगर फ्लोएम होगा इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग एक्स्ट्रा जाइलरी, याद करिए हमने उसके 2 टाइप बताए थे, एक था इंट्रा जाइलरी फाइबर और एक था एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या बास्ट फाइबर। तो फाइबर अगर यहाँ पर होगा इसको हम कह देंगे बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर कहेंगे। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर का एग्जाम्पल तो हम सब पढ़े हो पहले से ही। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर बास्ट फाइबर कह लीजिए या फ्लोएम फाइबर कह लीजिए इसको। तो हम लोग फाइबर पहले का ही पढ़े हैं, कुछ नया पढ़ने के लिए यहाँ पर है नहीं, खाली नाम लिख देना है फाइबर, या एक और नाम क्या है इसका, बास्ट फाइबर। और फोर्थ कंपोनेंट वही है जो जाइलम में था, वही पैरेन्काइमा सेल। अगर जाइलम में होंगे तो हम लोगों ने जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा कहा था, और यहाँ पर इसको हम लोग कह देंगे बास्ट पैरेन्काइमा या फ्लोएम पैरेन्काइमा। आप इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा कह रहे हैं। या बास्ट पैरेन्काइमा।
ये दोनों भी हमने जो पढ़ा था जाइलम में वही है, खाली दो चीज़ यहाँ पर नहीं है, एक सिव एलिमेंट है और एक कंपेनियन सेल है। सिव एलिमेंट एक बड़ी स्पेशल सेल है, सिव सेल या सिव एलिमेंट एक बड़ी स्पेशल सेल है जो पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में अपने टाइप की यूनिक एंड एलोन है। ये पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में, पूरे प्लांट एनिमल में यूनिक एंड एलोन है, याद रखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो यूनिकनेस ऑफ सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट क्या है, जल्दी कोई हमको बता दे भाई, जल्दी कोई बताइए। क्या आपने कहा कि सिव एलिमेंट या सिव सेल जो है या सिव ट्यूब है, इसमें एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में बस यूनिक और एक्सक्लूसिव बस यहीं पर है और कहीं नहीं है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, बताइए जल्दी से। ये डेड सेल, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। डेड सेल तो क्या आपको लगता है डेड सेल खाली यही होती है क्या भाई? वुड फाइबर और या क्या कहते हैं बास्ट फाइबर डेड नहीं है क्या? स्केलेटन डेड नहीं है, स्केलेटन डेड नहीं, सब डेड ढेर सारे हैं भाई। डेड होना कौन बड़ा यूनिक कैरेक्टर हो गया? ये तो ढेर सारे टिश्यू डेड है। कुछ और जल्दी बताइए, इसका कोई बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है? बड़ा स्पेशल कैरेक्टर दुनिया भर को परेशान करके रखा है इसमें। इसकी प्रॉपर्टी आज भी ढंग से, बहुत ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाई है। कोई बताइए। कैलस नहीं, कैलस तो कौन नहीं, कोई नई बात नहीं है। कैलस क्या, कैलोस से बना पैड कैलस कहलाता है, कोई नई बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, याद रखिए। मेच्योर कंडीशन में इसमें न्यूक्लियस नहीं रह जाता है ना, याद रखिए। मेच्योर कंडीशन में इसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाता है, यही बात आपको समझना है। हाँ, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल मृदुला, ठीक कहा आपने। मेच्योर सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट में याद रखिए कैसी हैं, लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल, इसी नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। द लिविंग ई न्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस वाली सेल है, ये लिख लीजिए कहीं। लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल इज, आपका आंसर यही है, सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट, ठीक है ना। हाँ, विकास जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। न्यूक्लियस इसका डिजनरेट कर जाता है मेच्योरिटी के समय। हाँ, और कंपेनियन सेल का आपने बिल्कुल ठीक लिखा विकास ने कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही इसके प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को गवर्न करता है। बिल्कुल ठीक लिखा विकास ने, पूरी बात लिख दिया, वेरी गुड। आप लोग इतना देर में बातें क्यों आ जाती हैं भाई? हैं, आप लोग सब जानते हैं, फिर क्यों कंफ्यूज रहते हैं? सब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट के बारे में शुरू करते हैं। इसका यूनिक कैरेक्टर वही है, लिविंग, यही लाइन आप याद कर लीजिए, आपको याद है भी। लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल, लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल एंड लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है ना। लिविंग ई न्यूक्लिएटेड सेल है ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। अभी शुरू करते हैं सिव एलिमेंट से। देखिए ये कैसी होती है, जानते हैं, ये भी ऐसे, ये भी वैसे वर्टिकल सेल्स होती हैं और इनकी जो इंटरनल फीचर होती है इसकी, ये जनरली वेसल जैसी होती है, यानी इनके अंदर भी देखिए सिंपली क्या होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट शेप में ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, ये कुछ यहाँ पे जाइलम वेसल जैसी होती हैं इस तरह से। मान लीजिए कई सेल मिलकर उसको बना रही हैं इस तरह से, और ये मैं पूरा कलर कर दे रहा हूँ, ये इसका पार्टीशन वाल हो गया है ना। इसको हम लोग सेप्टा भी कर सकते थे, ये हमने सेप्टा बना लिया, इसको पूरा बिल्कुल सॉलिड मान लीजिए। अब एक का वाटर एटम कैसे जाएगा, तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह जगह इसमें पोर कैसे, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, जहाँ मिटा रहा हूँ समझिए कि इसी को समझ लीजिए, यही पोर से, यही परफोरेशंस हैं, ये हमने परफोरेशन कर दिया, इसमें हमने छिद्र कर दिया, और इसी परफोरेशन से अब एक सेल का वाटर जो है अगले में चला जाएगा, इसी को समझिएगा। इस परफोरेशन को अब मैं रेड कलर से
इंसर्किल कर दे रहा हूँ इसको, आप लोग इसको परफोरेशन समझिएगा, सब पोर है ये, और ये परफोरेटेड प्लेट है। इस तरह से है ना, ऐसी को हम लोग सिव प्लेट कहते हैं। सिव मतलब छन्नी होता है, चलनी, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, ये सिव प्लेट हो गई, ये सब सिव प्लेट हैं, तो आप इसको नाम दे रहे हैं सिव प्लेट। और इसका पूरा जो सरफेस एरिया कहलाता है सिव एरिया कहलाता है ना, सिव प्लेट, ये पूरी जो एरिया है वो सिव एरिया कहलाएगी, सिव एरिया कहलाएगी। तो ये परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज में याद की जो परफोरेटेड जो प्लेट्स हैं, जो सिव प्लेट्स हैं, वैसे क्रॉस वाल पे होती हैं, लेकिन लैटरल वाल पर भी ये पाई जा सकती हैं। याद रखिएगा, क्रॉस वाल पर भी होती है लेकिन लैटरल वाल्स पर भी पाई जाती हैं। याद रखिए, सिव सेल और सिव ट्यूब में देखिए डिफरेंस क्या है कि जब आप इसको जब सिव सेल कह रहे होते हैं कि एक एक कंपोनेंट इसका क्या है, ये सिव सेल है, ये सिव सेल है, ये सिव सेल है, और पूरा बनने से हमारा सिव एलिमेंट बन गया। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में, अधिकांश में क्या होता है कि जनरली जो एक क्रॉस, जो हमने प्लेट ऐसे क्रॉस वाल पे यहाँ बनाया है, वो यहाँ ना कैसे लेटरल साइड पे यहाँ पर हो जाती है, इस जगह पे हो जाएगी, और कंपेनियन सेल्स वहाँ पे एब्सेंट हो जाती है ना। याद रखिएगा, जनरल फीचर यही है कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एक सेल जाइलम की एब्सेंट होती है। एक्सेप्शन मैंने लिखा था, एक्सेप्शन की छोड़ के हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आपसे। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एक सेल जाइलम की एब्सेंट होती है, उसका नाम है कौन सा, वेसल, और एक सेल फ्लोएम की एब्सेंट है, नाम उसका है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल जनरली आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से एब्सेंट होती है, ये बात आपको रटा होना चाहिए कि वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट फ्रॉम फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट मोस्टली। एक्सेप्शन है, हमने बता दिया था पहले आपको, ठीक। तो अब क्या ध्यान दीजिएगा कि अगर यही अगर जिम्नोस्पर्म की फिगर होती तो जो हमने क्रॉस वाल यहाँ बनाया हुआ है ना, उसको मैं लेटरल साइड पे यहाँ पे बनाता, यहाँ बनाता, और कंपेनियन सेल को मैं एब्सेंट कर देता। यहाँ पर कंपेनियन सेल होंगी, ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। इनके साथ में यहाँ पर एक कंपेनियन सेल भी होगी, यानी यहाँ पर इस तरह से ये सेल कंपेनियन सेल होगी, इसका अपना न्यूक्लियस भी होगा। ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब न्यूक्लियस समझिएगा, ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल, और ध्यान दीजिए ये न्यूक्लिएटेड है। जब याद रखिए जो हमारी वेसल्स होती हैं, सॉरी ये जो सिव एलिमेंट या सिव सेल्स होती हैं, इनके फॉर्मेशन के समय शुरू में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। जब ये फॉर्म होती हैं तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस था, चलिए इसको मैं कैपिटल एन से लिखता हूँ, यहाँ पर भी न्यूक्लियस था, लेकिन इनके मेच्योरिटी के समय क्या होता है, इनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड डिजनरेट, फाइनली डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इस तरह से इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, सब कुछ होता है, फंक्शनल सेल होती हैं, फंक्शनल प्रोटोप्लाज्म भी होता है, बट न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं रह जाता। याद रखिएगा, विदाउट न्यूक्लियस की लिविंग सेल ये हैं, इसको हम कह रहे हैं स्यूट एलिमेंट या स्यूट ट्यूब्यूल है। तो कंपेनियन सेल किसका कैरेक्टर है, मोस्टली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, और टेरिडो और जिम्नो में नहीं पाई जाती, और ये रिलेशन है इसी के लेटरल साइड में जनरली कंपेनियन सेल से हम पाई जाती हैं। और याद रखिएगा कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पी प्रोटीन अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छा है, पी प्रोटीन, और उसी पी प्रोटीन कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है कि हाउ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कंपेनियन सेल रेगुलेट द फिजियोलॉजी ऑफ कंपेनियन एज वेल एज ट्यूब सेल, दोनों के फिजियोलॉजी को यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो पी प्रोटीन आप लोग पढ़े हुए, ठीक है, ना पढ़े होगा नाम याद कर लीजिए, उसकी यहाँ कोई जरूरत है भी नहीं। तो इस तरह से पी प्रोटीन के थ्रू ये काम करता है, यानी एक ही सेल का न्यूक्लियस दो अलग अलग सेल के फिजियोलॉजी को गवर्न कर सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यही इसकी यूनिकनेस थी कि सेल तो लिविंग है बट विदाउट न्यूक्लियस, ये है, समझिए आप। तो इस तरह से हमारी सिव सेल हो गई, ये आपका सिव प्लेट हो गया, ऐसे एरिया इसमें सिव एरिया कहलाएगी। सिव मतलब होता है क्या, जहाँ पे चलनी या छन्नी होता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने शेड बना दिया, इसी पोर के थ्रू यहाँ का वाटर यहाँ, यहाँ का वाटर यहाँ, इस तरह से जाता रहेगा, और लेटरल साइड में भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से लेटरल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये हेल्प कर सकता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन टिश्यू या लीफ कह सकते हैं। आई थिंक कि आपका सिव एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट अपना लिख दिया आपने कंपेनियन सेल।
और ये नहीं भूलना है कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म सेल्स। हम रफली यहाँ लिख भी दे रहे हैं, फाउंड मेनली इन एंजियोस्पर्म्स and absent from pteridophytes and gymnosperms। जिम्नोस्पर्म देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई भी इंटरप्ट हो जा रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इलाहाबाद में, इसलिए आप लोगों का हो सकता है एक आध मिनट के लिए डिसकंटिन्यू हो जाता हो। इसको लेकर परेशान मत होइएगा, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। तो फिगर पे ज़्यादा फोकस किया करिए, फिगर बना के अगर आप चीज़ों को याद करेंगे, भाई फैक्ट तो याद करना ही पड़ेगा, फिगर ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, विजुअलाइज हो जाती चीज़, हमको देर तक याद रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे सिव एलिमेंट और कंपेनियन सेल में ये रिलेशन होता है, इनके कैरेक्टर होते हैं। फिर आपका फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वही है जो आपने जाइलम में पढ़ा था। तो उनके नाम आप चाहे गिना लीजिए, हमने पहले लिख भी दिया था, तो उसमें कुछ अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि फ्लोएम में भी कोई प्रॉब्लम अब आपको होनी नहीं चाहिए, आप लोगों का पहले भी नहीं था, हमने थोड़ा रिवीजन करा दिया। तो जाइलम और फ्लोएम को लेकर कोई प्रॉब्लम किसी को अब नहीं है, अगर है तो बताइए। जाइलम और फ्लोएम को लेकर के अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग, नहीं तो हम लोग जो अपने सिलेबस पे वो डायरेक्ट आते हैं, हिस्टोलॉजी पे वाले पार्ट हम आएंगे। सबका क्लियर है ना? क्योंकि अब मैं हिस्टोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ, स्पेशल टिश्यू तो कभी कर लेंगे, कभी बता देंगे चाहे तो। हिस्टोलॉजी मेन है, अपने सिलेबस में वही लिखा है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम और लीफ की हम बात कर रहे हैं, और इसी के साथ हम टिश्यू सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक की सारी ये सब सेल्स पढ़ लिए हैं, टिश्यू पढ़ लिए हैं, जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता है, थ्योरीज आती हैं, फिर यहाँ पे परमानेंट टिश्यू जो जान गए, परमानेंट में सिंपल कौन होता है, क्या कैरेक्टर होता है, कंपाउंड कौन होता है, क्या कैरेक्टर होता है, सारी बात अगर आप जान गए हैं, तो अब इनका यूज करके अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम लीफ डिस्कस करना चाहिए, और इसके बाद से आपको टिश्यू सिस्टम की बात भी करना चाहिए। अभिषेक जी, वेसल मैंने बता दिया आपको, वेसल का एक्सेप्शन यही याद रखिए कि जनरली कह दिया जाता है वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ऐसा कहा जाता है ना कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। तो अभी मैंने लिखा तो था, आप वीडियो तो मिल ही जाएगा, आप रिपीट करते, मैं लिख दे रहा हूँ कि आप कहते हैं इकट्ठे कि जिम्नो टेरिडो में नहीं पाए जाते, लेकिन मैं उन टेरिडो और जिम्नो के नाम लिख रहा हूं जहां वेसल पाए जाते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, यानी कि वेसल कंटेनिंग टेरिडोफाइट्स। देखिए भाई, जनरली कहा जाता है टेरिडोफाइट में नहीं पाए जाते, तो लेकिन दो नाम याद रखिएगा, पहला है टेरिडियम और दूसरा है सिलेजिनेला। तो जनरली कहते हैं एब्सेंट, लेकिन यहाँ पर है प्रेजेंट, है ना। और ऐसे वेसल कंटेनिंग जिम्नोस्पर्म, तो पूरा एक आर्डर ये नीटेल्स, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका नीटम और वेलविट्सिया, यहाँ पाया जाता है।
और एंजियोस्पर्म में कहा जाता है पाया जाता है, लेकिन 3 फैमिली में नहीं पाए जाते। अभी मैंने लिखा था आपको, टेट्रासेंट्रेसी, विंटरेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी, ये 3 फैमिलीज हैं जो हैं तो एंजियोस्पर्म की, और एज ए रूल वहाँ पर पाया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इन 3 फैमिली में नहीं पाया जाता। तो लिख सकता है वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम फैमिली एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हमने लिखा था, और उनके नाम थे वही विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी एंड टेट्रासेंट्रेसी। ये 3 फैमिली एंजियोस्पर्म की हैं जहाँ पर वेसल्स नहीं पाए जाते। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, याद ही करना है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं शुरू करने वाला हूँ टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। और थोड़े समय के लिए अगर आपको बातें भूल ना गई हो तो याद कर लीजिए, हम लोगों ने जो हिस्टोजन थ्योरी पढ़ा था, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्किन वाली, ठीक है ना। जरा फट से बताइए तो उसके 3 लेयर के क्या नाम थे, जल्दी बोलिए, फटाफट लिखिए जल्दी, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। हिस्टोजन थ्योरी में ध्यान दीजिए, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ के जरा नाम लिखे तो, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, जल्दी बताइए। 3 लेयर्स ऑफ हिस्टोजन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर आर, जल्दी बताइए। पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लिखिएगा, मैं आपके पढ़ रहा हूँ कमेंट। फास्ट करो भाई, टाइम बीत रहा है। प्लीरोम पेरीएपिडर्मिस नहीं, पेरीब्लेम, प्लीरोम और डर्मेटोजन, ठीक है, सही है। डर्मेटोजन, पेरीब्लेम, प्लीरोम, सब लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है। प्लीरोम, पेरीब्लेम और डर्मेटोजन, बट खाली गड़बड़ यही है। हाँ, श्यामाचरण बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सब लोग सही लिख रहे हैं, सब लोगों ने ठीक लिखा है, वेरी गुड। हमने आपसे पेरिफेरी से सेंटर पूछा था, तो पेरिफेरी पे कौन है, डर्मेटोजन है ना, डर्मेटोजन। और सेंटर में कौन है, प्लीरोम है। देखिए हम लोग ऐसे पढ़ा था, ये हमारा प्लीरोम हो गया था, इसके बाद पेरीब्लेम था और ये हमारा डर्मेटोजन था। इसको आप लोगों ने डर्मेटोजन कहा था, इसको आप लोगों ने पेरीब्लेम कहा, याद रखिए, और इसी को हम लोगों ने प्लीरोम कहा था, ठीक है ना। तो पेरिफेरी से सेंटर यही है, इधर ही बना लीजिए, हम सब पढ़ चुके हैं हम लोग। याद करिए, बताया गया था कि डर्मेटोजन से क्या डेवलप होता है, तो आपने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आपको याद होना चाहिए। और प्लीरोम से कौन हुआ था, वेस्कुलर। और पेरिब्लेम से दोनों के बीच वाला कौन सा, ग्राउंड। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने याद दिला दिया आपको, आपको याद है भी, ठीक है ना। तो डर्मेटोजन गिव्स राइज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेंट्रल जो इसका है प्लीरोम गिव्स राइज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और जो दोनों के बीच का है डर्मेटो और प्लीरोम के बीच का हमारा पेरिब्लेम गिव्स राइज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। ये सारा है। तो तीनों टिश्यू सिस्टम में कौन कौन सी एनाटॉमिकल लेयर शामिल है, ये हमको पता होना चाहिए। मैं सिंपली डाई काट स्टेम का एक रफ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और उसकी सारी लेयर मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को सब बात पता है। वो सारी लेयर हमको पता होनी चाहिए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन शामिल है, ग्राउंड में कौन कौन शामिल है, और वेस्कुलर में कौन कौन शामिल है, ठीक है ना। तो सारी बात आप जानते हैं, मैं जस्ट आपका रिवीजन करा रहा हूँ इस समय, और मैं एक डाई काट स्टेम की बात करके फटाफट इसे पूरा कर रहा हूँ। तो सबसे बाहर आप जानते हैं क्या होता है, एपिडर्मिस हो गई, नहीं ये वाली एपिडर्मिस, इसके नीचे फिर यहाँ पर हाइपोडर्मिस हो जाएगा, इसके नीचे जनरल कार्टेक्स हो जाएगा हम लोग का, हाइपोडर्मिस, इसके नीचे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस, इसके नीचे हम लोग क्या होता है, फिर यहाँ पेरिसाइकिल, फिर इसके बाद से हम लोगों ने अपने वेस्कुलर बंडल को अरेंज किया था इस तरह से, कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंड डार्क होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ये वाला पार्ट आपका पिक हो जाएगा,
इसको हम लोग पिथ रे कह देते हैं ना, ये हम लोग का पिथ रे था, ये सब पिथ रे है या मेडुलरी रे। तो पिथ को हम लोग मेडुला भी कहते हैं, ये हम लोग का मेडुलरी रे या पिथ रे कह लीजिए इसको। सारी लेयर हो गई, ठीक है ना। और आई होप कि आपको कौन सी लेयर किसकी बनी होती है अब आपको याद होगा, कौन सी लेयर किस सेल की बनी होती है। तो एपिडर्मिस मोस्टली बना होता है पैरेन्काइमा सेल का, हाइपोडर्मिस डाइकाट में आप जानते हैं कोलेनकाइमेटस होता है, जनरल कार्टेक्स हम सब पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमेटस होता है, एंडोडर्मिस आप जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आप जनरल कार्टेक्स यानी कि भी पैरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। पेरिसाइकिल में आप जानते हैं कि कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा सब हो सकती हैं। हम लोग वेस्कुलर बंडल पूरा पढ़ ही चुके हैं, जाइलम फ्लोएम पूरा पढ़ चुके हैं, कोई डाउट किसी होना नहीं चाहिए। पिथ आप जानती है पैरेन्काइमा सेल की होती है, और पिथ रे या मंडल रे भी पैरेन्काइमा सेल की ही बनी होती है, ठीक है ना। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तब देखिए जैसा एपिडर्मिस और इससे जुड़ी सारी स्ट्रक्चर बनाती है एपिडर्मल, यानी एपिडर्मिस प्लस और क्या जोड़ लें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। वो क्या होती हैं आप लोग जानते हैं भी, अभी हम लोग बात करेंगे भी। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ये मिल के बनाने वाली है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाने वाला है। और हाइपोडर्मिस याद रखिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और एक पिथ भी जोड़ लीजिएगा, पिथ एंड पिथ रे भी है ना। तो इस तरह से याद रखिए ये पूरा इतना हिस्सा ये क्या बनाने वाले हैं, बनाने वाला है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाने वाला है। और जो वेस्कुलर बंडल्स हमारे हैं, ध्यान दीजिए हमारा जो जाइलम फ्लोएम है, ये सबको पता है कि ऊपर हमारा होता है फ्लोएम और नीचे होता है जाइलम। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल से हमारा वेस्कुलर सिस्टम बनने वाला है, तो वेस्कुलर बंडल से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनने वाला है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से एपिडर्मिस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है देखा जाएगा, आप जानते भी हैं। इससे बनने वाला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड में कौन कौन शामिल याद रखिएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पिथ और ये पिथ रे, ये सब ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है। और खाली वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ये सब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपने एनाटॉमी की अपने लेवल से बात करनी है तो आप लेयर बाय लेयर क्या करिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करिए, रूट में, स्टेम में कंपेयर करिए, ठीक है ना, लीफ में कंपेयर करिए, मोनोकाट में, डाइकाट में कंपेयर करिए। और बेसिकली 3 जगह पे फोकस करिए, हम जो बता रहे हैं आपको 3 जगह पे। जो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रूट स्टेम होता है और मोनोकाट डाइकाट होता है, वो एपिडर्मल में होता है, वेस्कुलर में होता है और एंडोडर्मिस में होता है। एंडोडर्मिस में रूट और स्टेम के एंडोडर्मिस में मेजर डिफरेंस होता है, हम लोग पढ़ भी चुके, हमने बताया भी था, आप जानते हैं, हम यहाँ पर दोबारा पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो अगर सही सही बात किया जाए कि हमको एनाटॉमी कितनी आती है, तो हमको लेयर बाय लेयर हमको डिफरेंस करने आना चाहिए। हमको इंडिविजुअल प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी लेयर हम इसी ऑर्डर में याद रखें, कौन सी लेयर में कौन सी सेल का प्रीडोमिनेंस होता है, किस लेयर का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है, हमको ढंग से पता होना चाहिए। और फिर अगर ये स्टेम है तो रूट में क्या कैसा होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। और लेयर बाय लेयर डाइकाट मोनोकाट में हमको अंतर करने आना चाहिए, ठीक है ना। वही हम लोग करने चल रहे हैं। तो मेरी बात अब ढंग से सुनिए, सारी बातों को आप पढ़िएगा अपनी बुक में, आपको याद भी होगा। हम एक एक करके सिस्टम, हम यहाँ स्ट्रक्चर को ले रहे हैं और हम शुरू करने चल रहे हैं किसको, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको एपिडर्मल में क्या क्या है पता होना चाहिए, ग्राउंड की सारी लेयर याद रखिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पिथ या मेडुला एंड मेडुलरी रे, ये सब के सब ग्राउंड की हैं। यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर को छोड़ के बाकी जितना होता है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है। और ये सारी लेयर आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग लेयर बाय लेयर एक एक बात पढ़ने चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं आप लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और इसको लेके हम जरा फोकस करने वाले हैं कि रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है और डाइकाट और मोनोकाट में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों में से जल्दी से कोई हमको बता दे कि हाउ द एपिडर्मिस ऑफ रूट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ स्टेम। रूट और स्टेम के एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस है, जल्दी कोई बता दो, हम अपना काम शुरू करें, जल्दी बताइए।
रूट और स्टेम के एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस है जल्दी बताइए, तो हम आगे अपनी क्लास से कंटिन्यू करें। हम आपसे पूछ रहे हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम। एपीब्लेमा उसका नाम है, इससे काम नहीं चलेगा मृदुला। रूट के में कहते दोनों, हमका डिफरेंस था। क्यूटिकल प्रेजेंट इन स्टेम, एब्सेंट इन। बिल्कुल मंजू ने बिल्कुल ठीक लिखा। हाँ मृदुला ने सपोर्ट किया, मंजू बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। मंजू बिल्कुल सही कर रही हैं कि एपिडर्मिस जो रूट की होती है उसमें क्यूटिकल नहीं होती और यहाँ पर होती। कुछ और भी अंतर है क्या? क्यूटिकल वाली बात बिल्कुल आपकी ठीक है। दो और बड़े डिफरेंस हैं, आप उसको जल्दी बताओ। यानी 3 मेजर डिफरेंसेज हैं, आपने एक बताया, 2 बाकी है अभी। क्यूटिकल आपने बिल्कुल ठीक लिखा, सही है, 2 और है। कोई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कोई। स्टोमेटा के बारे में क्या ख्याल है? और जो एपिडर्मल जो प्रोजेक्शंस होते हैं, हाँ विकास बिल्कुल ठीक है, स्टोमेटा हाँ ठीक है, 2 हो गया। और एपिडर्मल जो प्रोजेक्शंस होते हैं तो कहीं पर होते हैं यूनिसेलर और कहीं पर होते हैं मल्टी सेलर। यूनिसेलर किस में है और मल्टी किस में है? एक जगह स्टेम और रूट में कहीं एक जगह यूनी है और कहीं एक जगह मल्टी है, ये हमको बता दीजिए खाली। 2 हो गया, तीसरा मैंने हिंट दे दिया, जल्दी बताइए। अब आप लोग कम पढ़ रहे हैं, रिविजन नहीं हो रहा आप लोगों का, गलत बात है भाई। सब क्लास में दिखता है ना, आपके रिस्पांस को देख करके टीचर जज करता है कब कर क्या रहे हैं। हेयर रूट में यस मंजू बिल्कुल ठीक है, यूनिसेलर होता है और मल्टी होता है, स्टेम एब्सेकर है, बिल्कुल ठीक, हाँ सही हो गया। अब हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया, शुरू कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ के आया करो भाई, पढ़ाई आप लोगों की थोड़ी कम चल रही है ना, थोड़ा आप लोग स्पीड स्लो है, थोड़ा स्पीड स्लो है। बसंत ऋतु चल रही है, इसका प्रभाव है क्या आप लोगों पर? इसी बसंत ऋतु ने तो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बना रखा है भैया, नहीं तो हम लोग भी डेवलप्ड कंट्री होते, है ना। यूरोपियन कंट्री लाइक क्लाइमेट होती और यहाँ का अगर जियोलॉजिकल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम भी डेवलप्ड कंट्री में होते। तो थोड़ा सा बसंत ऋतु कम मनाइए और अपनी स्टडी और बढ़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ के पता कर लेते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और रिजल्ट लेना है तो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा माइल, आपने वर्ड पढ़ा होगा ना एक्स्ट्रा माइल, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको आवर्स अपने अलॉट करने पड़ेंगे फॉर स्टडी पर्पज। आप लोग नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, नहीं कर रहे हैं। चलिए करिए, चलिए हम आते हैं एपिडर्मल सिस्टम पर। एपिडर्मिस और उससे लगी सारी स्ट्रक्चर कहलाती हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब देखिए हम यहाँ पे 3 फिगर बना रहे हैं, एक हमारा रहेगा डाइकाट स्टेम का, एक रहेगा मोनोकाट स्टेम का और एक रहेगा डाइकाट रूट का या मोनोकाट रूट, कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए मैं रूट की फिगर बना रहा हूँ, क्या ध्यान दीजिएगा। ये जो एपिडर्मिस होती है इसी के प्रोलॉन्गेशन से यहाँ पर ऐसे यूनिसेलर रूट हेयर बन जाते हैं, यानी ये यूनिसेलर होते हैं। अगर यूनिसेलर बना रहे हैं तो समझ जाइएगा आप अपना सिंपल सी बात कि क्या है, ये रूट है। अगर ये सेल्स यूनिसेलर हैं तो आप तुरंत समझ जाइए हमारा क्या है, रूट है। ये रूट है, एपिडर्मिस है, कोई क्यूटिकल नहीं होती, कोई स्टोमेटा नहीं होता। ये जो फिगर हमने बना रखी है याद रखिए, ये एपिडर्मिस ऑफ रूट है, एपिडर्मिस ऑफ रूट। इसमें याद क्या करना है, पहला पॉइंट याद करना है, ये रूट हेयर हैं, रूट हेयर हैं, ये होते हैं यूनिसेलर, यूनिसेलुलर रूट हेयर आपको याद रखना है फिगर बना के। दूसरा 2 चीज एब्सेंट है, क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल एब्सेंट, और तीसरा स्टोमेटा भी एब्सेंट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्यूटिकल एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट, और जो रूट हेयर यहाँ पे सिंपली याद रखिए एपिडर्मल सेल का एक प्रोजेक्शन होता है, प्रोलॉन्गेशन होता है, आउटग्रोथ होती है, इसको कहते हैं रूट हेयर, ठीक है ना।
जब आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ रूट हेयर का बहुत ज़्यादा आपको रोल दिखाई पड़ेगा फिजियोलॉजी जब प्लांट की आप पढ़ेंगे तो। आई थिंक इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब जरा स्टेम पर आ जाइए। स्टेम में क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। अगर ये डाइकाट का स्टेम होगा तो पहली बात याद रखिए, यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं तो एपिडर्मल सेल का ये प्रोलॉन्गेशन जो होता है वो हेयर नहीं होता। इसके ऊपर याद रखिए, इसके ऊपर ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हैं इस तरह से। इनको हम लोग ट्राइकोम भी कह लेते हैं ना, जो डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। इनको हेयर कहिए, ट्राइकोम कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो भी होते हैं मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर ये कैसा था, ये सिंपली एपिडर्मल सेल का ही प्रोजेक्शन था, यूनिसेलर। ये देख रहे प्रोजेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एडिशनल चीज है जो मल्टी सेलर है, इसको आप ट्राइकोम कहिए, बेटर होगा इसको आप ट्राइकोम कहिए, है ना। और हेयर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मल्टी सेलर है ये, याद रखिए ये कैसे हैं, ये मल्टी सेलर है। मल्टी सेलर चलिए हेयर ही कहा दे रहे हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आपको ट्राइकोम भी मिलेगा, ये होते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट थिकनेस याद रखिए, यहाँ पर ऐसे क्यूटिकल पाई जाती है ना, ये क्यूटिकल होती है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, ये होता है नहीं वाला, एक क्यूटिकल आपका बन गया ये क्यूटिकल। और बीच बीच में आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा भी हो सकते हैं ना, आप यहाँ पे चलो हमने एक स्टोमेटा भी दिखा देना है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा स्टोमेटा भी हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे स्टोमेटा लिख दिया, ये स्टोमेटा है, ठीक। तो बिल्कुल फिगर देके कंपेयर करिए, ये रूट के और ये इनफैक्ट आपका एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम है, ये एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम है। क्या हमको कोई बताएगा कि मोनोकाट स्टेम में यही रहेगा, कुछ बदलेगा? मोनोकाट स्टेम में यही रहेगा फिगर या कोई बदल जाएगा? हमने यहाँ पे डाइकाट स्टेम लिख दिया, तो क्या डाइकाट एंड मोनोकाट कर दूं या मोनोकाट में कुछ चेंज करना पड़ेगा? जल्दी बताइए तो। यस अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेयर यूजुअली एब्सेंट होते हैं। गुड, वेरी गुड, मंजूर ने बिल्कुल ठीक कहा, हेयर एब्सेंट होते हैं। यही फिगर दोबारा बना लेंगे लेकिन हेयर को एब्सेंट कर देंगे। देखो भाई, जनरल स्टडी से काम नहीं चलने वाला है, आपको आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी। आपको बीएससी एमएससी का पेपर नहीं लिखना है कि आप डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट स्टेम लिख के चले आओ, आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ तो आप जानते हैं क्वेश्चन लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट भी रहेगा, उसी में से आपको अपने करेक्ट ऑप्शन को आप जानते हैं सॉर्ट आउट करना होता है। इसी को तो ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो अब तीनों फिगर आपके सामने बनी, मान 2 बन गए, को मान लीजिए। अगर इसी को मैं मिटा दूं, अगर मल्टीसेलर हेयर को, तो ये आपका हो जाएगा मोनोकाट वाला, ठीक है ना। तो रूट और स्टेम में साफ साफ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर यूनिसेलर हेयर होते हैं, यहाँ पर मल्टीसेलर होते हैं, और मोनोकाट में होते ही नहीं, ठीक। याद रखिए क्यूटिकल जो होती है, याद रखिए क्यूटिकल का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को कम करना है, ध्यान दीजिए। अब जरा हमको मेरा क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग कि अगर कोई स्टेम अंडरग्राउंड है, आपने ढेर सारे स्टेम पढ़े होंगे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, है ना। तो मान ली कोई राइजोम है, कोई अंडरग्राउंड स्टेम अगर हमारा है, तो क्या अंडरग्राउंड स्टेम में क्यूटिकल ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ऐसे आप जरा बताइए कि हाइड्रोफाइट की अगर स्टेम है तो वहाँ पर क्यूटिकल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या तो दिया कि स्टेम में क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन पे जाइए या अडाप्टेशन पे जाइए, याद रखिए मेजर फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज सिंपली टू प्रिवेंट या टू चेक द लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस को कम करना होता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर हेयर एब्सेंट तो का याद रखिए, जहाँ पे वाटर लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर स्टेम में भी क्यूटिकल नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिए मेरी बात का। तो हर स्टेम में नहीं होता भैया, सिर्फ उसी स्टेम में क्यूटिकल होता है जहाँ पर वाटर लॉस को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज तो क्यूटिकल की नीड नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर कोई प्लांट अगर आपका स्टेम अगर अंडरग्राउंड है, जैसे कोई राइजोम आपका है, तो अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं
और या जो एक्वेटिक जो हमारे प्लांट्स हैं, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं, तो जो पानी में डूबा है वहाँ वाटर की कौन कमी है भाई, वहाँ कम करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर क्यूटिकल नहीं होता। यानी हाइड्रोफाइट के स्टेम में भी क्यूटिकल नहीं होता, या बहुत ही रूडिमेंट्री होता है, बहुत थिन होता है। और ऐसे अंडरग्राउंड पार्ट आप जो स्टेम के होते हैं वहाँ पर भी क्यूटिकल या तो बिल्कुल नहीं होता, या बहुत ही रूडिमेंट्री, बहुत ही थिन लेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। तो खाली स्टेम में होता है ऐसा मत बोलिएगा, स्टेम में होता है ठीक है, इनलाइन प्लांट की बात है, होता है, लेकिन वही स्टेम अगर अंडरग्राउंड हो जाएगा या हाइड्रोफाइट प्लांट का हो जाएगा, वाटर के अंदर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसके भी क्यूटिकल आपका एब्सेंट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये बात याद रखना तब ईजी हो जाएगा जब आप ये बात समझे रहेंगे कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज सिंपली टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। वाटर लॉस को कम करना इसका फंक्शन है। तो जहाँ पे वाटर लॉस होगा वहाँ ना इनकी ज़रूरत है। अब जो अंडरग्राउंड है वहाँ वाटर लॉस की कौन प्रॉब्लम है भाई, जो पानी में डूबा हुआ है हाइड्रोफाइट वहाँ कौन ज़रूरत है। इसलिए हाइड्रोफाइट में और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम में जनरली क्यूटिकल एब्सेंट होता है। बात आप नोट कर लीजिए, बल्कि क्यूटिकल्स आर एब्सेंट फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम एंड स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाँ, जीरोफाइट की बात कर रहे हैं, जीरोफाइट पे आ रहे हैं। तो आपने जब कह दिया कि क्यूटिकल का प्राइमरी फंक्शन है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो जीरोफाइट में क्या लग रहा है। जनरली जो मीजोफाइट है, मीजोफाइट यानी जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, ना कुछ बहुत ज़्यादा ना बहुत कुछ कम। तो जीरोफाइट में क्या लग रहा है, क्या जीरोफाइट में वाटर लॉस एक मेजर प्रॉब्लम है कि माइनर प्रॉब्लम है। तो सब लोग जानते हैं कि जेरिक कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन होती है, वहाँ टेम्परेचर आप जानते हैं कि हाई होता है ना, स्टार्मी वार्म विंड चलती है। हाँ, गरिमा में बिल्कुल लिख रहा है, लिखा सही लिखा है। तो जीरोफाइट में वाटर की लॉस एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर सोल्यूशन भी कुछ स्ट्रांग ही होना चाहिए। तो जीरोफाइट में आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे क्रिटिकल और थिक हो जाएगी ना, जीरोफाइट में क्रिटिकल वहाँ पर और थिक हो जाएगी। ठीक, ये सब बात आपको पता है, याद होना चाहिए। तो स्टेम में मीजोफाइट में यानी जहाँ पर जनरली वाटर लॉस एक माइनर प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्रिटिकल हमारी थिन होगी। लेकिन जो जीरोफाइट्स होते हैं वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर वाटर लॉस एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर हमारी क्रिटिकल यहाँ पर ठीक हो जाएगी। और सुनिए और क्या एडाप्टेशन है, आपने एक बात और पढ़ा होगा, जीरोफाइट स्टेम की बात चल रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए कि वहाँ पर ऐसे आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर इस तरह से जो यहाँ पर स्टोमेटा संकेन होते हैं, आपने ऐसे पढ़ा होगा, संकेन स्टोमेटा होते हैं। यानी क्यूटिकल यहाँ पर इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस है मान लीजिए हमारी, सब सेल बना लीजिएगा इस तरह से। ये स्टोमेटा, स्टोमेटा संकीर्ण होता है ना, ये स्टोमेटा ध्यान दीजिएगा। एक तो पहली बात है कि यहाँ पर क्यूटिकल थिक हो जाएगी। हम जीरोफाइट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोटी क्यूटिकल बनाइए, इस तरह से क्यूटिकल यहाँ पे थिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पति है, मैंने मोटी मोटी कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्यूटिकल थिक हो गई इस तरह से। ये स्टोमेटा आपका है, संकीर्ण धंस गया। और यहाँ पे आप जानते हैं स्टोमेटल हेयर्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे हेयर निकले होते हैं। और आप जानते हैं जब हेयर निकले होंगे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल हेयर, ये जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। और जब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन है, याद रखिएगा, जीरोफाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस plays a very important role in checking the water loss in case of जीरोफाइट। जीरोफाइट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्या होता है उस मॉडिफिकेशन कि क्यूटिकल यहाँ पर ठीक हो जाती है, आप यहाँ चेक मार्क कर सकते हैं, ठीक क्यूटिकल, तो क्यूटिकल यहाँ पर ठीक हो जाती है। स्टोमेटा कैसे डूबे हुए हैं, सनकेन, और यहाँ पे स्टोमेटल हेयर पाए जाते हैं। तो तीन बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन होता है जीरोफाइट का, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इस तरह से याद रखिए कि अगर वही जीरोफाइट का स्टेम है तो क्यूटिकल थिक हो जाएगी, और वही मीजोफाइट का लैंड प्लांट का स्टेम है क्यूटिकल थिन होगी, और वही स्टेम अगर आपका अंडरग्राउंड पार्ट का होगा या हाइड्रोफाइट का होगा तो क्यूटिकल एब्सेंट होगी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि क्यूटिकल इज एब्सेंट।
cuticle is generally absent from the underground stem. Stem and stem of hydrophyte. स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट, ये सब पॉइंट आपको ढंग से याद रखने हैं। तो रूट में क्रिटिकल होती नहीं क्योंकि यहाँ कोई वाटर लॉस की प्रॉब्लम ही नहीं है। वाटर लॉस की रूट अंडरग्राउंड जनरली होती हैं। स्टेम में आप देख रहे हैं वेरिएशन है। अगर मीजोफाइट का है क्रिटिकल थिन होगी, जीरोफाइट का होगा थिक होगी, और वही अगर हाइड्रोफाइट का है या अंडरग्राउंड पार्ट का है तो भले ही स्टेम है वहाँ पर क्रिटिकल एब्सेंट होगी। ये सारी बात आपको ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब याद रखिए क्यूटिकल जनरली सिंगल लेयर की होती है, इसको कहते हैं हम लोग यूनिसीरिएट। इसे हम कहते हैं यूनिसीरिएट ना, यानी कि सिंगल लेयर्ड क्यूटिकल नोन है यूनिसीरिएट। हमने जो क्यूटिकल बना रखी है, सॉरी क्यूटिकल नहीं एपिडर्मिस, तो सॉरी, तो इसको हम कहते हैं यूनिसीरिएट एंड यूनिसीरिएट, यूएनआई है जान लीजिएगा। यूनिसीरिएट मतलब सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस याद रखिए कहलाती है यूनिसीरिएट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मल्टी सीरिएट कहां पर होती है। कोई बताएगा? कई लेयर की एपिडर्मिस होती है, हमने एक बना दिया, कई लेयर की होती है। तो जल्दी मैं बोल दे रहा हूं, याद रखिए नेरियम, नेरियम एंड फिकस, स्पेशली बनियन प्लांट, बरगद। तो बनियन प्लांट में याद रखिएगा, और नेरियम कनेर जो आप कहते हैं, तो नेरियम और फिकस में क्यूटिकल मल्टी सीरिएट होती है। एग्जाम्पल रख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान लिख लीजिए। बल्कि मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस इज फाउंड इन, आपका आंसर है नेरियम, कनेर का प्लांट, और फिकस प्लांट। मल्टी सीरिएट मतलब मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड का टेक्निकल नाम है क्या? मल्टी सीरिएट। सीरिएट एपिडर्मिस कहां पर है? एक याद करिए, नेरियम में है और फिकस प्लांट में, दो जगह है। यहाँ पर एपिडर्मिस जो होती है कई लेयर की होती है, मतलब मोर देन वन लेयर की होगी। जो हमने ऐसे बनाया वहाँ पे और बना लीजिएगा लेयर। यहाँ पर मल्टी सीरिएट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप ढंग से याद कर लीजिए। तो इस तरह से एपिडर्मिस का यहाँ पर बात है, ठीक। अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 2-3 बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अभी हमने कहा क्यूटिकल इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज सिंपली टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, यानी जहाँ पर वाटर लॉस की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर क्यूटिकल ठीक होगी, ठीक है ना। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ मेरी बात ढंग सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो हायर एल्टीट्यूड, जो पहाड़ों पे उगने वाले प्लांट्स हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि क्लाइमेट वहाँ बड़ी ठंडी होती है, गर्मी में लोग जाते हैं ना समर वेकेशन में बिताने, तो जो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होती है, ध्यान दीजिए, हायर एल्टीट्यूड के जो प्लांट्स होते हैं, तो हायर एल्टीट्यूड में ग्रो करने वाले प्लांट में क्यूटिकल कैसी होगी? जल्दी बोलिए। प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी, थिन होगी, थिक होगी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, थिन, थिक। जल्दी बोलिए फट से। हम हायर एल्टीट्यूड पहाड़ों पे उगने वाले प्लांट की बात आपसे कर रहे हैं। हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करने वाले प्लांट में क्यूटिकल कैसी होगी? निरेंद्र बोल रहे हैं कि थिन होगी, समाचरण कह रहे हैं थिक होगी, विकास बोल रहे हैं थिन होगी, मृदुला कह रही है थिक होगी। अब दो में से एक तो होना ही है भाई, थिन या थिक, पता नहीं क्या सही है। अभिषेक कह रहे हैं थिक होगी। थिक होने का मतलब कुछ जीरोफाइट जैसी प्रॉब्लम वहाँ पर भी है ना, याद रखिए। जीरोफाइट रेगिस्तानों में उगने वाले प्लांट हैं जहाँ पे मौसम बड़ा गर्म रहता है, और हमने आपसे पहाड़ों पे उगने वाले प्लांट पूछा है जहाँ मौसम बड़ा ठंडा रहता है। तो अगर आप लोगों ने थिक कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ों पे उगने वाले जो प्लांट हैं, जो हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करने वाले प्लांट हैं, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन में एक्सेस वाटर लॉस की प्रॉब्लम है।
और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिटिकल थिक होती है, ऐसा कई लोगों ने लिखा है। मृदुला थिन कह रही, पता नहीं सही है, बोलिए। तो क्या आपको लगता है कि जो हायर एल्टीट्यूड प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जो पहाड़ों पे ग्रो कर रहे हैं, जहाँ मौसम ठंडा रहता है, गर्मियों में भी जहाँ पे कंबल ओढ़ना पड़ता है, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन, हाई ट्रांसपिरेशन की प्रॉब्लम है ना? बोलिए। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है रेगिस्तानों में, वहाँ पर तो प्रॉब्लम समझ में आती है, बहुत तेज़ गर्मी है, वाटर ट्रांसफर करेगा, समझ में आती है, हर कोई जानता है। लेकिन हमने कहा कि जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड है, ऊंचाई पे उगने वाले प्लांट हैं, पहाड़ों पे उगने वाले प्लांट हैं, जहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, तो क्या मौसम ठंडा है वहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन लॉस की प्रॉब्लम है? अगर आपने कहा कि थिक क्यूटिकल है, तो इसका मतलब कि आप ऐसा मान रहे हैं कि हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करने वाले प्लांट पर भी ट्रांसपिरेशन की रेट हाई होगी। अगर आप गरिमा आप कह रही हैं लो है, इसका मतलब कि आपके हिसाब से क्यूटिकल थिन होनी चाहिए। मंजू कह रही हाँ होता है, अभिषेक कह रहे हैं हाँ होता है, ठीक है ना, हाँ होता है, सही बात है, होता है। यानी कि ध्यान दीजिए, जीरो फिटिंग, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोलने में उल्टी लग रही है, बिल्कुल सीधी, कि जो ट्रांसपिरेशन, हाई ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस की प्रॉब्लम गर्म स्थानों में, जीरो फिटिंग एरिया में, रेगिस्तानों में है, वो वाटर की शॉर्टेज, वाटर लॉस की प्रॉब्लम यहाँ पर ठंडे स्थानों में, स्पेशली हायर एल्टीट्यूड पर भी है। मेरी बात फटाफट सुनिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। दोनों जगह वाटर की प्रॉब्लम है, पहाड़ों पर भी वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है सॉइल में, और रेगिस्तानों में भी है। रीजन सुनिए, जो रेगिस्तान है, आप जानते हैं कि रेगिस्तान वहीं जनरली होते हैं, डिजर्ट वहीं पर होते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। तो रेगिस्तानों में, डिजर्ट्स में रेनफॉल कम होती है, इसलिए वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। और जो हमारे हायर एल्टीट्यूड है, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्लोप बहुत होता है, तो पानी तो खूब बरसता है पहाड़ों पे, पानी की बरसात कम नहीं होती है, एनुअल रेनफॉल काफ़ी हाई होता है, लेकिन वहाँ पे स्लोप होने के नाते सारा का सारा पानी उड़क के नीचे चला आता है, इसलिए वाटर की प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। हाँ वेरी गुड, स्लोप है मृदुला, ठीक है। यानी वाटर की शॉर्टेज दोनों जगह है, एक जगह बरसात नहीं हुई, कम हुई, कहाँ पे, डेजर्ट में, इसलिए वाटर की शॉर्टेज है। और जो हायर एल्टीट्यूड है वहाँ पे क्या है कि स्लोप होने के, डीप स्लोप होने के नाते पानी बरसता तो है, लेकिन सारा का सारा पानी ढक के नीचे चला आता है, इसलिए वाटर की शॉर्टेज वहाँ पर भी। ठीक, एक सिमिलरिटी हुई। दूसरी बात ध्यान दीजिए, जीरो, जो हमारे डेजर्ट हैं वहाँ का सॉइल मेनली आप जानते हैं सैंडी सॉइल होती है, इसलिए इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। जो डेजर्ट हैं, जो रेगिस्तान हैं, वहाँ की मिट्टी मेनली क्या होती है, आप जानते हैं सैंडी बलुई मिट्टी होती है, जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। और जो आप जानते हैं, जो हायर एल्टीट्यूड जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ क्या हाल है, वहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टोन ग्रेवल्स होते हैं, पहाड़ के टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, और उनकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की भी कम होती है, जो डिजर्ट कैरेक्टर है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड के साथ साथ स्टोन ग्रेवल की भी कम होती है। तो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। दो रीजन हो गया, दो सिमिलरिटी हो गई। और तीसरी सिमिलरिटी है कि ट्रांसपिरेशन की रेट डेजर्ट में हाई होती है, और ट्रांसपिरेशन की रेट हायर एल्टीट्यूड में भी हाई होती है। यही बात मैं सुनना चाहता हूँ, कौन बता रहा है? स्नोफॉल प्रोटेक्शन के लिए नहीं है ये, स्नोफॉल प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल थिक नहीं होती। क्यूटिकल की थिकनेस डायरेक्टली रिलेटेड होती है, आप जानते हैं, वाटर लॉस को रोकने के लिए, क्योंकि क्यूटिकल इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि थिक कि स्नोफॉल से प्रोटेक्शन दे देगा। मैं खाली एक पॉइंट आपको सुनना चाहता हूँ, दो पॉइंट तो हो गया, एक पॉइंट मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि ट्रांसपिरेशन की रेट दोनों जगह हाई होती है। तो वहाँ तो समझ में आती है डेजर्ट में कि वहाँ पर ड्राई एरिया है, गर्म एरिया है, तो रेट वहाँ पे हाई होगी। अगर जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, हीट ज़्यादा मिलेगी, तो पानी भाप बन के उड़ेगा, समझ में आ रही है। यहाँ तो ठंडी पड़ रही है, तो ठंडी में पानी के लॉस की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी कहाँ से आ गई? कोई जल्दी बताए हमको, फट से बताए। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हायर एल्टीट्यूड पे क्यों हाई होती है, जल्दी बताओ कोई आदमी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, हो गया, क्लियर हो गई। वाटर अवेलेबिलिटी कम है, हो गई बात।
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दोनों जगह हाई होती है, जबकि एक जगह ड्राई वेदर है और एक जगह वेरी कोल्ड वेदर है। कोई बताएगा हमको जरा सा? ह्यूमिडिटी अगर हाई है, याद रखिए, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन रेट कम होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम होनी चाहिए विकास जी। तो ह्यूमिडिटी का हाई होना तो कह रहा है कि यहाँ पे रेट कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होती है तभी तो क्रिटिकल ठीक होगी। हाइट की वजह से, हाइट की वजह से क्या हो गया? हाइट की वजह से क्या ऐसा हो गया कि इससे रेट बढ़ जाएगा? जल्दी कोई बताओ। चलो हम ही बोलते हैं, हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? हाइट बढ़ेगा नहीं, सन रेज की वजह से नहीं, बिल्कुल गलत। मंजू ठीक करिए, मेरी बात सुनिए। जब हाइट बढ़ाओगे आप तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। यानी कि पहाड़ों पर जहाँ पे हाइट अधिक है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कम, लेकिन जो लीफ के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ अगर आपसे कि मान लीजिए प्लांट हमारे लीफ है, तो लीफ हमारी मान लीजिए यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ पे उगने वाले प्लांट की लीफ है। याद रखिए, आप ऊंचाई पे हैं तो आप जानते हैं जैसे जैसे सी सरफेस से आप ऊपर जाएंगे लगातार प्रेशर कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे लो है। आप सब लोग जानते हैं हाइट बढ़ने के साथ प्रेशर घटता है, लेकिन आप जानते हैं लीफ के अंदर, आप जानते हैं लीफ के अंदर का प्रेशर क्या है? वही रहेगा जो आपके मेसोफिटिक एरिया में होती है। यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? यहाँ पर हाई रहेगा। कंपैरेटिवली यहाँ का प्रेशर कैसा है? याद रखिए हाई रहेगा। और आप जानते हैं कि डिफ्यूजन की रेट किस पे डिपेंड करती है? तो प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन वाटर का यानी कि ट्रांसमिशन हाई होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर हाई है और ऊंचाई बढ़ने के साथ वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? लो हो चुका है ऊंचाई बढ़ने के साथ। इसलिए देख रहे हैं ग्रेडियंट यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस हाई हो गया है, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होती है। और उसी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो हाई होती है फिजिकली, उसी को कम करने के लिए क्यूटिकल वहाँ पे मोटी यानी थिक होती है। ठीक है ना? आप लोग की स्टडी कमज़ोर है, जान लीजिए, गलत बात है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। ठीक है ना? रीजन लगाओ यार, हम साइंस वाले लोग हैं भाई, थोड़ा सा रेशनलिज्म डेवलप करो, अपने खुद से क्वेश्चन पूछो, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। जान रहे ना? जो क्वेश्चन वर्ड्स उनसे फ्रेंडशिप कर लो, लव करो क्वेश्चन वर्ड से। वाई, व्हेन, हुम, हुज, वेयर, व्हाट, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड हमको उनसे हमको लव करना चाहिए, तभी साइंस आएगा। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट मैंने बता दिया आपको कि जीरोफाइट्स में, जीरोफिटिक एरियाज में यानी कि डेजर्ट में रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई होती है और हायर एल्टीट्यूड में भी हाई होती है। तो आपको जानना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो आपको बस क्यों का आंसर यही है कि जीरोफाइट में रेट इसलिए हाई होती है क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी यानी पॉल्यूटेड एरिया में हीट वहाँ पर ज़्यादा रिसीव होगी, और जब हीट ज़्यादा मिलेगी तो आप जानते हैं कि लिक्विड वाटर को वेपर वाटर में जल्दी से वो उड़ाएगी, रेट हाई होती है। लेकिन यहाँ तो कोई गर्मी का मैटर है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हाई जो पहाड़ हैं वहाँ तो आप जानते हैं गर्मियों में भी सर्दी पड़ती है, तो वहाँ कोई हीट का फैक्टर यहाँ नहीं आए, वहाँ दूसरा कोई फैक्टर होगा। और वहाँ कौन सा फैक्टर है कि हम जानते हैं जैसे जैसे हम सी सरफेस से ऊपर जाते हैं लगातार हाइट बढ़ने के साथ आप सब लोग जानते हैं कि प्रेशर कम होता जाता है, तो वहाँ का प्रेशर लो हो गया है। तो इस तरह से लीफ के अंदर का प्रेशर हाई और बाहर का प्रेशर लो। और आप जानते हैं कि अंदर और बाहर के बीच का अंतर ही ग्रेडियंट कहलाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे हाई होता है, और जब प्रेशर ग्रेडियंट हाई रहेगा तो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का लॉस अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर लॉस होने की टेंडेंसी हाई है। वाटर की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि बरसात होती तो है लेकिन सारा पानी रख के नीचे चला जाता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टोन ग्रेवल भी कम होता है लाइक सैंड, इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी लो है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई है, वाटर लॉस होने का चांस अधिक है, इसलिए वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और लास्ट में एक लाइन में कर दूँ, कंक्लूड कर दूँ, तो जीरोफिटिक एडाप्टेशंस आर आल्सो फाउंड इन द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हायर एल्टीट्यूड। यही लाइन आप लिख के रख लीजिए। मैंने बोला क्या? जीरोफिटिक एडाप्टेशंस आर आल्सो फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन पहाड़ हायर एल्टीट्यूड। ठीक ना? हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करने वाले यानी माउंटेन्स पे ग्रो करने वाले प्लांट में भी आप जानते हैं जीरोफिटिक एडाप्टेशन पाई जाती है। तो याद रखिए क्यूटिकल आपकी यहाँ पर भी ठीक होगी।
आई थिंक आप कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम वहाँ थी वही प्रॉब्लम यहाँ भी है। हाँ, रीजन अलग अलग है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जीरोफाइट में इसलिए हाई था क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ हाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लो है। इसलिए क्या है कि रीजन अलग अलग हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम है, दोनों में ही वाटर लॉस की प्रॉब्लम है। इसलिए वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो एडाप्टेशन जीरोफाइट में होता है जो क्यूटिकल होती है, यहाँ पर भी क्यूटिकल ठीक हो जाती है। ठीक, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो क्यूटिकल यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हमको कोई डाउट होने नहीं चाहिए, ठीक है ना। रूट में क्या है, क्लियर है। स्टेम में क्या है, क्लियर है। डाइकाट में कैसा होता है, मोनोकाट में कैसा होता है। और अगर हम इन्वायरमेंट बदलें तो क्या होता है, अगर इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ती है, अगर एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती है तो क्यूटिकल आपकी मोटी होती जाती है। और वही स्टेम है, अगर अंडरग्राउंड हो गया, पानी के अंदर हो गया, हाइड्रोफाइट हो गया, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि क्यूटिकल एब्सेंट भी हो जाएगी। ये सारी बात आपको ढंग से पता होना चाहिए कि हमारा हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा एपिडर्मिस में जाता हूँ, लीफ पर जाइए, लीफ पर, लीफ के एपिडर्मिस से जाइए। याद रखिए किसी भी स्ट्रक्चर की आउटर मोस्ट कवरिंग हमेशा एपिडर्मिस ही होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से लीफ से भी तो वाटर का लास्ट ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट है, तो वहाँ पर क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन क्यूटिकल वहाँ पर बहुत थिन होती है, क्योंकि आप जान लीफ जो होती है बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से लीफ में क्यूटिकल होती है लेकिन बड़ी थिन होती है। और इसलिए आप जानते हैं कि क्यूटिकुलर जो ट्रांसपिरेशन इन लीफ होता है, स्पेशली जो लीफी प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट लीफ होती है, वहाँ पे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी प्रोपोर्शनेटली हाई होती है ना। तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन 3 तरह का होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 3 तरह का आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल अगर थिन रहेगी, लीफ में मोस्टली होती है, तो वहाँ से भी वाटर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और आप जानते हैं वुडी पार्ट्स में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उन्हीं को हम लोग लेंटिसेल कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी। तो इस तरह से जो वुडी पार्ट्स में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उनको हम लेंटिसेल कहते हैं। तो उनसे भी वाटर का लॉस जो होता है उसे कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। चलिए, मैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ की बात कर रहा हूँ और उसमें स्पेशली मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, लीफ की बात हो रही है। लीफ की मैं अब आप देखो भाई, रूट सिस्टम हो गया डिस्कशन, सारी बात हो गई। अब लीफ पे जरा जाइए। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में क्यूटिकल होगी। हमें जरा बताएंगे 2 क्वेश्चन। क्यूटिकल की थिकनेस अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ में ज़्यादा होती है कि लोअर एपिडर्मिस में। और स्टोमेटा की बात अगर मैं करूं तो स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है। अगर डिफरेंस है तो मान लीजिए मैं बिल्कुल नॉर्मल म्यूजोफाइट प्लांट की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल म्यूजोफिटिक प्लांट की बात कर रहा हूं, तो हमको जरा बता दीजिए। हम लोग यहाँ पर लीफ की बात कर रहे हैं, मान लो डाइकाट प्लांट की बात कर रहे हैं, तो डाइकाट प्लांट के लीफ के दोनों यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में क्या क्यूटिकल की थिकनेस सेम होगी या डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस है तो थिकर किस में होगा और थिनर किस में होगा। अब फिर स्टोमेटा जरा बताइए कि क्या दोनों ही तरह के क्यूटिकल में नंबर ऑफ दोनों ही तरह के एपिडर्मिस में यानी अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम होगा या डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा। और डिफरेंट अगर होता होगा, हम नहीं जानते क्या है, आप बताइए। तो अधिक कहाँ होता है, कम कहाँ होता है, जल्दी बताइए, फटाफट लिखिए। क्यूटिकल की थिकनेस बताइए। नॉर्मल डाइकाट प्लांट म्यूजोफिटिक एरिया मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल है थिकनेस सेम होगी या डिफरेंट होगी, और नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर मैं स्टोमेटा आप लोग फ्री में लेक्चरर बनना चाहते हो, पढ़ना पड़ेगा भाई। और ऐसे सोच के पढ़ोगे तो फिर जिंदगी में नहीं भूलेगा, तब लगेगा कि सब्जेक्ट हमको आ रहा है भाई, तब लगेगा सब्जेक्ट आ रहा है। अपर क्यूटिकल जो होती है, हाँ, अपर को थिक कह रहे हैं श्यामाचरण और लोअर को थिन। विकास कह रहे हैं स्टोमेटा लोअर में अधिक होते हैं, विकास जी कह रहे हैं लोअर में स्टोमेटा अधिक होते हैं, सही है। और श्यामाचरण का भी आंसर ठीक है कि अपर लेयर पे थिक और लोअर लेयर पे थिन होती है। गरिमा का कहना है अपर एपिडर्मिस हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, थिक क्यूटिकल हो गया, सही कह रहे हैं आप लोग।
डाइकाट में हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है मंजू, हाँ मतलब वही है कि लोअर में अधिक होती है। हाँ ठीक है, सब लोग सही कह रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा है। तो सिंपल बात है भाई, आप जानते हैं सोर्स ऑफ हीट कौन होता है? सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट सन होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऊपर से सनलाइट आ रही है तो अपर सरफेस पे ज़्यादा हीट रिसीव होती होगी, इसका मतलब कि अपर सरफेस पे वाटर लॉस की प्रॉब्लम अधिक है। तो सिंपल सी बात है कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्रिटिकल होती है। तो सिंपल सी बात है कि अपर सरफेस पे सनलाइट चूंकि ऊपर से आता है तो इसलिए अपर सरफेस पे वाटर लॉस की प्रॉब्लम अधिक है, इसलिए अपर सरफेस पर यानी अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल कंपैरेटिवली थिक होती है और लोअर पे कंपैरेटिवली थिन होती है। स्टोमेटा की भी यही कहानी आप जानते हैं। स्टोमेटा का सिंपली आप जानते हैं फंक्शन होता है क्या कि टू इंश्योर द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो यही बात है, ट्रांसलेशन को कम करने के लिए आप जानते हैं स्टोमेटा जो होती है लोअर सरफेस पे अधिक होता है ना। जनरली जो डाइकाट प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो हाइपोस्टोमेटिक होती है ना, हाइपोस्टोमेटिक होती हैं, इन लोअर सरफेस में ज़्यादा स्टोमेटा होता है। ठीक, डाइकाट की लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? डार्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं ना। आप लोग जनरली लिख लीजिएगा कि जनरली जो डार्सी वेंट्रल लीव्स हैं जहाँ पे अपर और लोअर सरफेस होता है वहाँ पे लोअर सरफेस जो पे स्टोमेटा अधिक होते हैं, अपर पे स्टोमेटा कम होते हैं। इसको हम कहते हैं एनाइसोस्टोमेटिक लीफ। एनाइसो मतलब डिफरेंट, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा सेम नहीं होता है, इसको होता है एनाइसोस्टोमेटिक कहते हैं, एनाइसोस्टोमेटिक। ठीक है ना। और लोअर सरफेस जो होता है वहाँ स्टोमेटा अधिक होते हैं। मैं पूरा सारा सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, याद रखिए। हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी? डार्सी वेंट्रल लीफ। याद रखिए डाइकाट लीफ है ना, ये डाइकाट की लीफ है, याद रखिए। इसमें क्या होती है? पहली बात है एनाइसोस्टोमेटिक है, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा डिफरेंट है। एनाइसो मतलब डिफरेंट होता है, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा जो होता है डिफरेंट होता है। इसमें जो अपर सरफेस होता है यानी हम डार्सल सरफेस कह सकते हैं, अपर मतलब डार्सल, ये होता है, इसको कहते हैं पासी, PAUCI, पासी स्टोमेटिक। पासी का मतलब होता है लेस, यहाँ स्टोमेटा यहाँ पे कम होते हैं। और जो लोअर सरफेस है जिसको हम वेंट्रल सरफेस कह रहे हैं, लोअर मतलब वेंट्रल ना, यानी वेंट्रल, ये होता है मल्टी स्टोमेटिक, यानी स्टोमेटा यहाँ पर अधिक होते हैं, मल्टी स्टोमेटिक होती है। याद रखिए एनाइसोस्टोमेटिक दोनों में अलग अलग है, कहीं कम कहीं अधिक। तो नीचे वाली जो है अधिक स्टोमेटा यानी कि मल्टी स्टोमेटिक होती है, और अपर वाली जो होती है वो पासी यानी कम स्टोमेटा वाली होती है। ठीक है ना। चलिए, मोनोकाट के लिए हम क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल कहते हैं ना। ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं मोनोकाट की। डाइकाट में आपने सब कैरेक्टर लिखा, मोनोकाट फट से करते हैं। देखिए मोनोकाट में आप जानते हैं लीफ को आप सब लोग जानते हैं, इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल ना। आइसो मतलब सेम, बाई मतलब दोनों, लेटरल मतलब साइड या सरफेस, दोनों सरफेस आइसो मतलब सेम है, बाई मतलब दोनों। तो मोनोकाट में दोनों सरफेस सेम होते हैं। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मंजू ने सही कहा है, ये एम्फीस्टोमेटिक होती है और आइसोस्टोमेटिक होती है। इनका क्या कैरेक्टर है कि दोनों सरफेस पर स्टोमेटा तो हैं, यानी एम्फीस्टोमेटिक है। एम्फी तो ये भी है, ये भी एम्फी है, डाइकाट भी एम्फी थी, ये भी एम्फी है, एम्फीस्टोमेटिक। लेकिन आगे क्या है? आइसोस्टोमेटिक। यहाँ था एनाइसो, देखो यहाँ लिखा था एनाइसो, देखो लिखा था भाई एनाइसो लिखा था, यहाँ पे आइसो लिख रहा हूँ, ये आइसोस्टोमेटिक होती है, यानी यहाँ नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों तरफ सेम होते हैं। तो इस तरह से हम लीफ को भी बता सकते हैं कि एपिडर्मिस का क्या हाल होगा, स्टोमेटा का क्या हाल होगा और क्यूटिकल का क्या हाल होगा। जल्दी बताइए हमको हाइड्रोफाइट का क्या हाल होगा। हाइड्रोफाइट के लीफ में हम आपसे बात कर रहे हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में स्टोमेटा किधर होगा? लोअर एपिडर्मिस पे होगा, अपर पे होगा, दोनों पे होगा, नहीं होगा? जल्दी बताइए। हम आपसे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट की बात कर रहे हैं। और फ्री फ्लोटिंग दोनों ले लो जरा सा, सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग दोनों बताइए। निरंतर कह रहे हैं नहीं होगा, हाँ नहीं होगा बिल्कुल।
नहीं है, नहीं है, और होगा भी तो कैसा होगा, रूडिमेंट्री होगा, नॉन फंक्शनल होगा। किसमें, सबमर्ज्ड में। अगर पूरा अगर डूबा होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको इतनी सी बात याद रखें, अगर आप याद रखें कि क्यूटिकल जो होती है सिंपली एक होता है इंस्ट्रूमेंट टू चेक द लॉस ऑफ वाटर, इंस्ट्रूमेंट टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। तो जहाँ पे वाटर लॉस की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर क्यूटिकल होगी, लेकिन जहाँ पर वाटर लॉस की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ क्यूटिकल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे स्टोमेटा का याद रखिएगा, स्टोमेटा इज द सिंपली इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम द एयर। याद रखिए, यही लाइन आप भी याद करिए। इंस्ट्रूमेंटा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम द एयर, एयर से गैस को एक्सचेंज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंटा। तो आपने कह दिया प्लांट पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो क्या आपको लगता है पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेगा इंस्ट्रूमेंटा? नहीं, वो तो एयर से एक्सचेंज करने के लिए है ना। इसलिए आप जानते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में इंस्ट्रूमेंटा या तो होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। और फ्री फ्लोटिंग में किधर होगा भाई, अपर सरफेस पर होगा। निरंतर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं इसका मतलब कि लोअर सरफेस तो पानी के कांटेक्ट में है, अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में, याद रखिएगा। ऐसे वाली प्लांट हमारे से पानी के सरफेस पर है, तो जो ऊपर का सरफेस लीफ का है वो एयर के कांटेक्ट में है, और नीचे का सरफेस कहाँ है, वाटर के कांटेक्ट में है। इसलिए जो अपर सरफेस होगा वो तो एयर से एक्सचेंज करेगा, यानी कि जो हाइड्रोफाइट में जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अपर एपिडर्मिस पर, याद रखिए, स्टोमेटा होता है। यानी अपर एपिडर्मिस होती है स्टोमेटिक, और लोअर होती है एस्टोमेटिक यानी नॉन स्टोमेटिक। ये सब टर्म आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना। इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। जनरल पढ़ाई करने से क्वेश्चन हमारे कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और जनरल तो सब लोग कर लेंगे ना, हमको थोड़ा सा अंदर जाके बात करना पड़ेगा। तो इस तरह से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आई थिंक कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि रूट में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है, डाइकाट में कैसा है, मोनोकाट में कैसा है, लीफ में कैसा है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हमने घुमा घुमा के आपको सारा दिखा दिया कि एपीफाइट में, सॉरी जीरोफाइट में कैसा होता है, हाइड्रोफाइट में कैसा होता है, और हायर एल्टीट्यूड पर कैसा होता है, क्यूटिकल की थिकनेस कैसी होती है, और स्टोमेटा कैसा होता है, और इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आप जान चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो हमको जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बोलिए। एल्गी में स्टोमेटा देखा है आप लोगों ने? एल्गी में जनरली स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, एल्गी में जनरली स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, क्लियर ना। ब्रायोफाइटा में स्टोमेटा कहीं सुना है? ब्रायोफाइटा में जल्दी बताओ भाई, ब्रायोफाइटा में कहीं स्टोमेटा आपने सुना है? नहीं, होता है, जल्दी बताओ कहाँ सुना है, होता है, बताओ कहाँ पर होता है। एल्गी में स्टोमेटा नहीं होता। आप जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सब वहाँ जनरल बॉडी सरफेस से होता है ना। ब्रायोफाइटा का सबसे एडवांस ग्रुप कौन सा है? वहाँ स्टोमेटा है, ठीक है ना। आप लोग स्फैग्नम याद करिए, मास, और मास का कैप्सूल आज ही घर जाके देखना। मास के कैप्सूल में आप जानते हैं स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है ना। मास के का जो गैमेटोफिटिक प्लांट है वहाँ तो नहीं होता, मास के कैप्सूल में स्टोमेटा आ जाता है। वही वो पहली स्ट्रक्चर है जहाँ पर ब्रायोफाइटा में स्टोमेटा आता है। आप ढंग से इंपॉर्टेंट मान के रख लीजिएगा। जनरली एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, सही कहा था आपने। लेकिन एक छोटा सा अंतर याद रखिएगा कि जो हमारा मास का जो कैप्सूल होता है, जो उसका स्पोरोफाइट होता है, उस स्पोरोफाइट में आप जानते हैं कि स्टोमेटा होता है। इसीलिए याद रखिएगा आप लोग कि कैप्सूल ऑफ मास के बारे में आप बोलते हैं कि वहाँ जो उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या है, वो फिजिकली तो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, लेकिन फिजियोलॉजिकली नहीं डिपेंडेंट है। क्यों नहीं डिपेंडेंट है? मेरी बात सुनिए जरा सा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें आप यही कहते हैं जनरली कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन मास में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मास का जो स्पोरोफाइट है उसके कैप्सूल में देखिएगा, वहाँ पर उसकी सेल में क्लोरोफिल भी होता है, और उसके सेल में आप देखिएगा स्टोमेटा भी होता है।
तो एयर से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आप जानते हैं कि अपने पेरेंट प्लांट से खाली बस वाटर और मिनरल भर लेता है, वाटर मिनरल लेता है अपने पेरेंट प्लांट यानी गैमेटोफाइट से, एयर लेता है वो CO2 लेता है एयर से, और उसके सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी अपना भोजन खुद ही बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पोरोफाइट ऑफ मासेज आर क्या, सेमी डिपेंडेंट, सेमी, पूरा डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने गैमेटोफाइट प्लांट पे डिपेंड करते हैं ओनली फॉर द वाटर एंड मिनरल, नॉट फॉर द फूड। वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपसे स्पोरोफाइट ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, स्फेगनम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। ब्रायोफाइट में जनरली कहा जाता है स्टोमेटा एब्सेंट है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट है, और इसलिए वही स्पेशल आपके लिए है, बात आप याद रखिएगा। भाई स्टडी और बढ़ाओ भाई, थोड़ा हमारे क्लास के अलावा पढ़िए, पढ़ा करिए, आप लोग जनरल तो पढ़ डालो कम से कम। हाँ ठीक कह रहे हैं श्यामाचरण। आगे बढ़ा जाए तो एपिडेमिक सिस्टम हो गया ना, तो भाई सिस्टम ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जनरल पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन से नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब एपिडर्मिस पढ़े तो पूरा का पूरा सारा पढ़ डालो, रूट में, स्टेम में, लीफ में, मोनोकाट में, डाइकाट में, हाइड्रोफाइट में, जीरोफाइट में, हायर एल्टीट्यूड में, सारी कहानी आपके जुबान पे रटी होनी चाहिए, और हो सके तो कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसके बाद आप कह सकते हो कि हमको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आता है, जिसको जहाँ से मन करे वहाँ से पूछ ले, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो मैंने किया वो भी आप भी कर सकते हैं कि जरा प्लांट ग्रुप में घुस जाओ कि बताओ स्टोमेटा कहाँ पर नहीं है और कहाँ पर है। तेलगी में नहीं है, ब्रायोफाइटा में जनरली नहीं है, लेकिन उसी ब्रायोफाइटा का जो मोस्ट एडवांस जो ग्रुप है, याद रखिए, जो जिसको मासेज आप कहते हैं, वहाँ के स्पोरोफाइट में स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है ना। और वहीं से कैप्सूल के अंदर आप जानते हैं स्पोरोफाइट में वहाँ पे क्लोरोफिल भी आ जाता है, और इसीलिए उसका जो स्पोरोफाइट होता है मास का, वो खाली अपने पेरेंट प्लांट पर वाटर और मिनरल के लिए डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों के लिए डिपेंड नहीं करता है। स्टोमेटा है तो एयर से CO2 ले लेता है, और क्लोरोफिल है तो इसलिए वहाँ पर अपना फूड भी बना लेता है। ये बात थोड़ा और जोड़ देंगे तो प्लांट ग्रुप की कहानी हो गई, और बाकी आगे के सब जगह स्टोमेटा है ही, आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और छोटा सा वर्ड है जो बार बार पूछा गया है, लीफ के रोलिंग एंड अनरोलिंग में एपिडर्मिस की एक स्पेशलाइज्ड सेल हेल्प करती है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली आपसे मोनोकाट में, स्पेशली ग्रासेस का, और उस सेल का मैं नाम सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। मोनोकाट में स्पेशली ग्रासेस में एपिडर्मिस की एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो लीफ के रोलिंग एंड अनरोलिंग में हेल्प करती है, उसका नाम क्या है। यही बात इंग्लिश में करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जल्दी बताइए आप। उस ग्रास के एपिडर्मल सेल का नाम बता दीजिए जो ग्रास के लीफ के रोलिंग एंड अनरोलिंग में हेल्प करती है। बिल्कुल निरंजन ने बिल्कुल ठीक कहा है, बुल्ली फार्म सेल। आप भी रट लो भाई, सब रट लो, बुल्ली फार्म सेल। बुल्ली फार्म सेल एपिडर्मिस की मॉडिफाइड सेल होती है जो लीफ के रोलिंग एंड अनरोलिंग में हेल्प करती है। वेरी गुड, एक्सेलेंट आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 12 पूछा गया है, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बुल्ली फार्म सेल। ये ध्यान दीजिए, मोनोकाट की एपिडर्मिस की, स्पेशली ग्रासेस की वो सेल है बुल्ली फार्म सेल। कहाँ पर है? ये है यहाँ पर, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकाट्स, स्पेशली ग्रासेस जो है यहाँ होती है, और काम क्या करती है? हेल्प इन रोलिंग, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ, इसमें हेल्प करती है। अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और जरा सा, स्टोमेटा डाइकाट और मोनोकाट के स्टोमेटा में कुछ डिफरेंस है, जल्दी थोड़ा बता दीजिए। शेप को लेकर डिफरेंस है ना, शेप को लेकर डिफरेंस है। एक जगह होता है किडनी शेप मेनली, और एक जगह कैसा होता है? डम्बल शेप। क्यों डम्बल शेप? डम्बल शेप किस में होता है? मोनोकाट्स। और किडनी शेप रेंज फॉर्म किस में होता है? डाइकाट। ये भी आप रट लीजिए,
स्टोमेटा का जो शेप होता है याद रखिएगा, वो आप सब लोग जानते हैं, किडनी शेप्ड या रेनी फॉर्म होता है डाइकाट में। शेप ऑफ स्टोमेटा रेनी फॉर्म या किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड, किसमें? डाइकाट में। और मोनोकाट में आप जानते हैं डंबल शेप ना, मोनोकाट में। ठीक है ना? ये भी हो गया हम लोग का। अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात कर लें तो भी आप जानते ही हैं। फट से क्लियर ट्राई कर लेते हैं। इन सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग? जो कही वही लिख दें। और इन सेल को क्या लिख दें? इनको गार्ड सेल शायद कहते हैं, क्यों? सही लिख रहा हूं मैं? गार्ड सेल। इनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल। और इनके बीच के स्पोर का नाम है स्टोमेटल पोर ना। ये तो खुलता बंद होता रहता है। ठीक है ना? आप पूरी ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तमाम थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे इस पर। ठीक है ना? अब तो कुछ नहीं छूट गया, याद कर लीजिए, हम लोगों ने हर चीज़ देख लिया और ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद फिर हम लोग को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ना चाहिए, फिर वेस्कुलर पढ़ना चाहिए। वेस्कुलर ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, आप लोग जानते भी थे। जितने तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं हमने सब बता दिया था, सब आप जानते हैं। डाइकाट में कैसा, स्टेम में कैसा होता है, रूट में कैसा होता है, डाइकाट में कैसा होता है, उनका सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी रिवीजन में कर लिया जाएगा। एपिडर्मल हो गया, ग्राउंड हम लोग ऑलरेडी हो चुके, सॉरी क्या कहते हैं वो वाला वेस्कुलर हो चुका है। ग्राउंड को लेके कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत आपको प्रॉब्लम करेगा। हाइपोडर्मिस, स्टेम और रूट की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि स्टेम में एपिडर्मिस, नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस होता है स्टेम में। रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। क्लियर है ना? मैं ग्राउंड टिश्यू की बात आपसे अब कर रहा हूँ इस समय। जल्दी में फट से बोल दूँ, खत्म हो जाए, कहानी से खत्म नहीं किया जाए। तो याद रखिए, हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं हाइपोडर्मिस की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को लेकर कोई बड़ा अंत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं एपिडर्मल से और वेस्कुलर से, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं और ढंग से पढ़ चुके हैं। ग्राउंड वाला तो खाली एक फॉर्मेलिटी, जल्दी से 2 मिनट में खत्म करते हैं इसको भी, ताकि अगले दिन से हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लेंगे थोड़ा सा अगले दिन। जल्दी बोल, मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहिए आप। ग्राउंड टिश्यू में पहली लेयर कौन सी है? हाइपोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस। डाइकाट में होता है, स्टेम की बात हम कर रहे हैं, स्टेम के डाइकाट मोनोकाट दोनों में होता है। रूट में हाइपोडर्मिस एक लाइन में एब्सेंट है ना। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता, खाली स्टेम में पाया जाता है। और स्टेम में डाइकाट में किसका बना होता है? मेनली कोलेनकाइमा का। और मोनोकाट में होता है स्क्लेरेनकाइमा का। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग जान रहे हैं। तो बस मैं जल्दी फटाफट बोल रहा हूँ, आपको सब पता है। तो रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती, स्टेम में होती है। डाइकाट में कोलेनकाइमा सेल की बनी होती है और मोनोकाट में स्क्लेरेनकाइमा सेल की बनी होती है। लिखने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी बोल दूँ, खत्म हो जाए। ठीक है ना? मोनोकाट में आइए, मोनोकाट में हाइपोडर्मिस के नीचे और कोई लेयर नहीं पाई जाती स्टेम में ना। मोनोकाट में लेयर के नाम पे 2 ही लेयर है, एपिडर्मिस है। अगर मोनोकाट की बात किया जाए तो आप जानते हैं मोनोकाट में बस एक यहाँ पर एपिडर्मिस हो जाएगी, इसके नीचे हाइपोडर्मिस हो जाएगी और बाकी सारा आप जानते हैं पूरा यहाँ सब कंप्लीट, यहाँ पे आप जानते हैं सब, यहाँ पे बस यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू होता है
और इसी में आपने पढ़ा हुआ वैस्कुलर बंडल यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं ना, तो रेड वाले को वैस्कुलर बंडल मान लीजिएगा जो हमने लिखा इस तरह से। ऐसे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये सब वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं हम सब लोग पढ़ चुके हैं पहले। कंजॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड होते हैं ना, कंजॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड और एंडार्च, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। ये सब वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। अब बाकी सब का सब यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको याद रखिए हम लोग का है ये एपिडर्मिस हो गया, ये हम लोग का हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू। और कोई लेयर होती नहीं है। ये किसका स्ट्रक्चर है, हमने एक रफ टाइप रख दिया किसका, स्टेम ऑफ मोनोकाट, यानी मोनोकाट स्टेम का है, मोनोकाट स्टेम का है, ठीक है ना। डाइकाट में आएंगे तो हम लोगों ने आते आते आज पढ़ा था पूरा का पूरा। डाइकाट में क्या हो जाएगा, तो डाइकाट में हाइपो के नीचे क्या हो जाएगा, जनरल कार्टेक्स होता है। और जनरल कार्टेक्स आप जानते हैं मेनली पैरेन्काइमेटस होता है, लेकिन उसके अंदर कोलेनकाइमा और स्पेरेन्काइमा के पैचेज पाए जा सकते हैं, है ना। तो कार्टेक्स अगर बना है मेनली पैरेन्काइमा सेल का, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो कार्टेक्स का जो प्राइमरी रोल है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है, जो डाइकाट स्टेम में भी होता है और मोनोकाट डाइकाट दोनों के रूट में भी होता है। यानी कार्टेक्स खाली एक जगह नहीं है, कहाँ पर, मोनोकाट स्टेम में। मोनोकाट स्टेम में कार्टेक्स नहीं है, बाकी हर जगह है और सबका काम एक ही है, मेनली पैरेन्काइमेटस होता है और उसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। लेकिन कार्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ देखा जाएगा कार्टेक्स का एक और काम है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो सेकेंडरी कैम्बियम, यानी कि वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी कैम्बियम भी प्रोवाइड करेगा, किसमें, डाइकाट रूट में करेगा और डाइकाट स्टेम में भी करेगा, ठीक है ना। मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, वहाँ पर नहीं करेगा। कार्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर आप जानते हैं होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को लेके बड़ा डिफरेंस है, किसमें, स्टेम में और रूट में। रूट में हाईली स्पेसिफाइड होती है, स्पेशलाइज होती है, हमने बताया था आपको। तो थोड़ा सा मैं एंडोडर्मिस की फट से बात कर लूँ। स्टेम की एंडोडर्मिस में कोई खास बात नहीं होती। जैसे कार्टेक्स की, जनरल कार्टेक्स की सबसे नीचे की लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। उसमें अंतर क्या होता है कि जनरली कार्टेक्स की सेल जो होती हैं वो पॉलीगोनल होती हैं और एंडोडर्मिस सेल जो होती है मोरली आइसोडायमेट्रिक हो जाती है। एंडोडर्मिस, हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो स्टेम की एंडोडर्मिस सेल जो होती है जनरली आइसोडायमेट्रिक हो जाती है और वो क्या होती है, थोड़े साइज में छोटी हो जाती है और यहाँ पे स्टार्च ग्रेन भर जाता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि स्टेम के एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च सीथ भी कहते हैं ना, क्यों, याद है ना आप लोगों को। स्टेम के एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च सीथ भी कहते हैं। तो एंडोडर्मिस का मैं इसको लिख दे रहा हूँ। एंडोडर्मिस को अगर हम स्टार्च सीथ कह रहे हैं तो इसका अंतर आपको क्लियर हो जाता होगा कि क्यों स्टार्च सीथ कह रहे हैं। याद रखिए कि एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, डाइकाट स्टेम, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम को हम लोग स्टार्च सीथ भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेल ऐसे आइसोडायमेट्रिक हो जाती हैं इस तरह से और इसमें स्टार्च ग्रेन भर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टार्च सीथ कह देते हैं। तो छोटे साइज और रिच अमाउंट ऑफ स्टार्च के अलावा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है फ्रॉम द सेल ऑफ कार्टेक्स। कार्टेक्स की तुलना में सेल इसकी छोटी है और स्टार्च कंटेंट यहाँ पर हाई है, यही खाली एक डिफरेंस है, बाकी सारा कंटेंट का मोरालेस वही है जो कार्टेक्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन यही एंडोडर्मिस अगर रूट का होगा तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, आप जानते हैं इसको, जरा सा एंडोडर्मिस ऑफ रूट की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं कहूँ अगर ये हमारा छोटा सा पीस, हमने इसको पेरिसाइकिल मान लिया, ये हमारा पेरिसाइकिल है और ये ध्यान दीजिए मैं इस समय डाइकाट रूट की बात कर रहा हूँ आपसे, या रूट ही कर लीजिए, रूट। ये हमारा पेरिसाइकिल हो गया और वेस्कुलर बंडल जानते हैं कि वहाँ पर रेडियल होते हैं और एग्जार्च होते हैं। तो बाहर आप जानते हैं कि वहाँ पर स्मॉलर प्रोटोजाइलम होते हैं ना, और जैसे जैसे आप अंदर आएंगे लगातार इनकी साइज बड़ी होती जाएगी। यानी प्रोटो जो होते हैं आप जानते हैं इस तरह से होता है ना, ये छोटा वाला प्रोटोजाइलम है और ये सब मेटाजाइलम है।
और इसी अरेंजमेंट को हम लोग एक जार्ज कहते हैं ना, जो रूट का कैरेक्टर है कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर हो पेरिसाइकिल की तरफ, और ये हिस्सा आप जानते हैं पिथ वाला हिस्सा है ना, ये आप जानते हैं पिथ वाला पार्ट है, तो इस तरह से जो मेटा हो पिथ की तरफ हो, यानी बड़े साइज वाले पिथ की तरफ, छोटे साइज वाले पेरिसाइकिल की तरफ होते हैं, इसको हम एक्जार्च बोलते हैं। ऐसे एक आध जगह और बना लीजिए, मान लीजिए हमने एक जगह और बना दिया, यहाँ पर नीचे लगातार साइज बढ़ाते रहिएगा इस तरह से ये। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ एंडोडर्मिस की, तो यहाँ जो एंडोडर्मिस होती है रूट में बड़ी स्पेशल होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ऐसे बैरल शेप्ड होती है, और याद रखिए कि जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने सेल है ना, याद रखिए, तो जो वाटर आने वाला है, तो वाटर यहाँ से एपिडर्मिस में आएगा, हाइपोडर्मिस में आएगा, जनरल कार्टेक्स में आएगा, फिर एंडोडर्मिस में आएगा। तो इस वाटर को एंडोडर्मिस से इस सेल में एंटर कराना है, फिर यहाँ से पेरिसाइकिल में यहाँ पर आ जाएगी, ध्यान दीजिए पेरिसाइकिल में आएगा, फिर यहाँ से प्रोटोजाइलम में आ जाएगा, मेटाजाइलम में आ जाएगा, ये वाटर होगा, एंट्री पाथ है ना। लेकिन याद रखिए प्रोटोजाइलम के सामने जो सेल है खाली उन्हीं से होके वाटर जा सकता है, क्योंकि ये वाटर के लिए परमेबल रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिए इसके बगल में जो ये वाली सेल है, ध्यान दीजिए ये वाली सेल, तो इसकी ये रेडियल वाल, ध्यान दीजिए रेडियल वाल है, ये दोनों रेडियल वाल और ये इनर टेंजेंशियल वाल, ये सब वाल के नाम आपको हम बताए भी थे। इसका नाम है इनर टेंजेंशियल, इसका नाम है रेडियल, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब प्रोटोजाइलम को छोड़ के, उसके सामने को छोड़ के बाकी सारी सेल में आप ये तीनों वाल को थिक कर दीजिए इस तरह से, और इसी का नाम है कैस्पेरियन थिकनिंग ना, सबको पता है। इस वाले को छोड़ देना पड़ेगा, प्रोटोजाइलम के सामने नहीं होता और बगल में होता है, मतलब यहाँ पर होगा इस तरह से, है ना। तो जो हमने यहाँ पर थिकनिंग बनाई है इसी का नाम है कैस्पेरियन थिकनिंग या कैस्पेरियन बैंड, कैस्पेरियन थिकनिंग या बैंड कह लीजिए। और याद है इसका कैरेक्टर क्या है, ये है इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल, वाटर को एंट्री नहीं देगी, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो सेल है, ध्यान दीजिए सेल जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने है, याद रखिए इसका नाम है पैसेज सेल। ये रास्ता दे रही है, पैसेज दे रही, रास्ता दे रही है, ये है पैसेज मतलब रास्ता, पैसेज सेल। लोकेशन कहाँ पर इसकी है, याद रखिए अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के सामने, अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। और क्या कैरेक्टर है, आप कह रहे हैं कि लैक्स नहीं पाया जाता, लैक्स कैस्पेरियन बैंड, कैस्पेरियन बैंड यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसलिए परमेबल टू वाटर होती है। ये बात याद कर लो, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाए इसमें से, बहुत बार पूछा गया भाई। फिगर बना बना के प्रैक्टिस करो आप, फिगर बना बना के, जो यहाँ पर जो थिकनिंग होती है ये सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज की थिकनिंग होती है। जो थिकनिंग है ना ये वाली कैस्पेरियन थिकनिंग, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है ना। याद रखिएगा किसमें पाई जाती है, याद रखिए यहाँ पर प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली में नहीं होती, बाकी सब में होती है। इसका नाम कैस्पेरियन थिकनिंग है और ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, यानी यहाँ से वाटर एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। अगर मैं वाटर को अगर यहाँ से लाना चाहूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ तक तो चला आएगा, या अब इसके आगे अगर मैं वाटर डाल तो मैंने काट दिया, नहीं ये अलाउ नहीं करेगा, रोक दिया, क्योंकि ये क्या है इम्परमेबल वाटर है।
लेकिन अगर प्रोटोजाइलम के ठीक सामने से अगर वाटर आएगा तो ये पैसेज सेल है, इसमें कोई थिकनिंग नहीं है, इसलिए एंट्री को अलाउ कर देगी। और आपका जो रूट हेयर से वाटर आया था एपिडर्मिस में, फिर हाइपोडर्मिस में, फिर यहाँ पर आगे चल करके फिर हाइपो तो होता नहीं है, एपिडर्मिस के बाद जनरल कार्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस में आ जाएगा और एंडोडर्मिस के पैसेज सेल से होता हुआ पेरिसाइकिल में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस प्रोटोजाइलम में जाएगा, फिर मेटाजाइलम में जाएगा, और फिर आपका वेस्कुलर सिलेंडर इसको डिफरेंट पार्ट तक वाटर को पहुंचा देगा। ये रूट जरा याद रखिएगा, रूट रास्ता जो रूट है, रूट में प्लांट रूट में वाटर का रूट क्या है, रास्ता क्या है, तो क्या है सबसे पहले सॉइल से रूट हेयर, फिर यहाँ पर एपिडर्मिस, इसके बाद से कार्टेक्स के बाद फिर यहाँ पर एंडोडर्मिस की पैसेज सेल के बाद कहाँ चला जाएगा, पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम, प्रोटो से मेटाजाइलम। ये रूट आपको पता होना चाहिए। मैं फट से लिख किया, यही लिख के मैं क्लास अपनी खत्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रूट लिख रहा हूँ, रूट ऑफ वाटर, रास्ता क्या है, रूट ऑफ वाटर। तो पहले तो सॉइल में वाटर हमारा था, सॉइल से कहाँ चला जाएगा, रूट हेयर में जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस से डिफरेंट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से फिर कहाँ जाएगा, पैसेज सेल में जाएगा। याद रखिए पैसेज सेल किसकी, एंडोडर्मिस की। फिर यहां से कहां जाएगा, पेरिसाइकिल में जाएगा, यहां से कहां जाएगा, फिर चला जाएगा हमारा कहां पर, प्रोटोजाइलम में, और यहां से चला जाएगा फिर मेटाजाइलम। तो एंट्री पाथ आपको समझ के याद करना चाहिए, वाटर कैसे कैसे सॉइल से लेकर के और वेस्कुलर सिलेंडर में इंटर कर जाएगा, ठीक है ना। पैसेज सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरियन बैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही रूट का कैरेक्टर, स्टेम का नहीं, ध्यान दीजिए मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये रूट का कैरेक्टर है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड ओनली इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट सेल, पैसेज सेल्स आर फाउंड ओनली इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट सेल। और पैसेज मतलब रास्ता, यही रास्ता देती है, क्योंकि ये रास्ता इसलिए देती है क्योंकि ये वाटर के लिए परमेबल होती है, ठीक है ना। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को देर तक परेशान किया, लेकिन आज हम लोगों ने बड़ी काम की चीज़ें पढ़ी हैं, ढंग से अपने लेवल की बात किया है। अगर आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा अपना, अगर कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो हम लोग कल बात कर लेंगे, और अगर प्रॉब्लम अगर नहीं होगी तो कल हम चाहते हैं कल से हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ें, है ना। हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम लोग का हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ने के बाद फिर आप लोग जो टॉपिक कहेंगे ले लिया जाएगा। तो आई होप कि इन सारी बातों को आप लोग ढंग से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर और रूट स्टेम लिप सब ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा कायदे से। अगर कोई डाउट अगर आपको मिलता है, हालांकि मैंने सब बता दिया है आपको, अगर कुछ है तो कल हम लोग बात कर लेंगे, और नहीं तो कल से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो बड़ा टेक्निकल टॉपिक है ना, आप ज़रा पढ़ के आइएगा। सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर रीजन ऑफ डाइकाट स्टेम एंड डाइकाट रूट, और फिर कॉर्टिकल रीजन ऑफ डाइकाट स्टेम एंड डाइकाट रूट, आप सब लोग पढ़ लेंगे। पढ़ के आप लोग आइएगा तो हम लोग कल सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लेंगे। अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो इसको देख लिया जाएगा, और नहीं तो हम लोग टेक्निकल टॉपिक है, आप जानते हैं, आप लोग आता भी है, हम लोग डाइकाट और मोनोकाट, सॉरी मोनोकाट में होता नहीं है, डाइकाट रूट और डाइकाट स्टेम के वेस्कुलर रीजन में और कॉर्टिकल रीजन में, इन दोनों में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कल पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सारी बात ढंग से देख लीजिएगा आप लोग, कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा तो ले आइएगा। चलिए आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड गुड नाइट टू एवरीबॉडी। बढ़िया था।